हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 को जो है ध्यान में रखते हुए हम जो है डेली अपनी क्वेश्चन श्रृंखला अभ्यास जो है जारी रखे हुए हैं। और आज जो है हमारी यह 30 नंबर की क्या है एक टेस्ट सीरीज़ है। इसके पहले तक हम जो है 29 टेस्ट कर चुके हैं। डेली के हम जो है क्या करते हैं 25 प्रश्न सॉल्व करते हैं और इसमें जो है संबंधित जिस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं उस टॉपिक के जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न जो है सॉल्व करते हैं। इसी क्रम में चलिए आज 30 नंबर की टेस्ट सीरीज करते हैं और इन्हीं प्रश्नों पर आधारित जो है हम अपना टेस्ट भी जो है डेली शाम को लगाते हैं। इस टेस्ट को ज्वाइन करने के लिए और सभी प्रकार के अपडेट पाने के लिए बहुत जल्दी हम जो है टॉपिक वाइज जिस प्रकार से सिलेबस में एमपीपीएससी की लिखा हुआ है, यकीन मानिएगा कि अगर सीधे तरीके से हमें यह मिल जाए कि जो हमारे सिलेबस में पॉइंट है वैसा उनका नोट्स मिल जाए प्रॉपर तरीके से और कंटेंट भी मिल जाए तो पढ़ने में बहुत आसानियत हो जाती है। तो मैं जो है कोशिश करूँगा कि जो है सिलेबस में जो जो पॉइंट दिए हैं उनको जो है लिमिटेड वे में सामान्य तरीके से जो क्या है फंडामेंटल के रूप में उसे तैयार किया जाए और क्वेश्चन के माध्यम से जितना भी हो सके तो उनका जो है क्या करेंगे हम मतलब जितने फैक्ट जोड़ना संभव हो सकेगा तो क्वेश्चन के माध्यम से फैक्ट जोड़ेंगे और एक जो है शॉर्ट नोट्स टाइप का जो है तैयार करेंगे और जो लगभग लगभग 10 से 12 दिन में प्रत्येक यूनिट को कवर करेंगे। तो ऐसे जो है लगभग 80-90 दिन में जो है पूरा सिलेबस हम करेंगे और आराम से हमें 2 से 3 महीने का टाइम मिलेगा नोटिफिकेशन आने के बाद में। तो हम ये दिसंबर में अगर शुरू कर देंगे तो आसानी से हमारा जो है 90 दिन में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए करेंगे। ये हमारे आज जो है कल जो है टॉपिक पूरे हो जाएंगे किसके, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के 2025 तक के पेपर हो जाएंगे। आज हमारा लास्ट पेपर है। चलिए इसे देखते हैं। आप ज़रूर जुड़िएगा जो है सभी प्रकार के अपडेट और टेस्ट के लिए टेलीग्राम में जुड़िएगा, लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, ये मज़ा आए। चलिए आज थोड़ी सी क्या हुआ कि मैं जो है कंटेंट को इसको टाइप नहीं कर पाया पीपीटी के रूप में यानी कि पीडीएफ के रूप में कन्वर्ट नहीं कर पाया जैसा कि रोज़ हम करते थे। तो मैंने कहा चलिए सीधा मैंने जो है आयोग की वेबसाइट से पेपर उठाया और जहाँ तक हम सॉल्व कर चुके थे उसी के आगे जो है आपके सामने ले आया हूँ ताकि आप ये भी समझ सकें कि जो हम प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं वो ऑफिशियल प्रश्न है, एमपीपीएससी द्वारा पूछे गए और उन्हीं को जो है आपके सामने सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा और प्रभाव पड़ेगा शायद। चलिए हम जो है 50 नंबर तक के प्रश्न जो है सॉल्व कर चुके थे। आज जो है हम ये वाला प्रश्न सॉल्व करेंगे, कौन सा 51 नंबर के आगे जो है सॉल्व करेंगे। 25 से प्रश्न तक जो है आपके सामने सॉल्व करेंगे। तो 25 से 51 नंबर का जो हमसे प्रश्न पूछा गया है अपनी शुरुआत करते हैं। और जो 51 नंबर का प्रश्न है पूछा जा रहा है आपसे कि एक तरफ आपके सामने जो क्या दिए हैं उद्योग दिए हुए हैं, सीमेंट से संबंधित जो है उद्योग दिए हुए हैं और एक तरफ क्या दिए हुए हैं जिला दिए हुए हैं। तो इनको क्या करना है आपको मिलाना है कि कौन सा उद्योग किस जिला में स्थित है। तो अगर हम देखेंगे तो जो है ये आपका वानमोर जो है मालनपुर जो है भिंड में हो जाएगा। मालनपुर जो है सीमेंट उद्योग कहाँ पर हो जाएगा, भिंड में हो जाएगा। तो हम जो है इसके पहले क्लास में जो है मध्य प्रदेश के मैंने प्रमुख औद्योगिक केंद्र करवाए हुए थे, कौन सा औद्योगिक केंद्र किस जिले में स्थित है, अगर वो आपको पता है तो आसानी से बता सकते हैं। वानमोर औद्योगिक केंद्र आपका कहाँ पर स्थित था, मुरैना में स्थित था। और नरसिंहगढ़ जो है आपका सतना आपका कहाँ पर हो जाएगा, मैहर में हो जाएगा। चूँकि कोई ऑप्शन नहीं बचता है तो नरसिंहगढ़ जो है आपका दमोह में हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके क्या है ये मिल जाएंगे और इनका जो सही उत्तर हमारा निकल करके आएगा वो क्या निकलेगा, ये देखिएगा यहाँ पर जो है हमारा सही उत्तर क्या होगा। हमने दमोह के लिए नरसिंहगढ़ में मिलाया था, भिंड के लिए मालनपुर में मिलाया था, सतना के लिए जो है मैहर में मिलाया था और मुरैना के लिए जो है वानमोर में मिलाया हुआ था। मतलब कि ये वाले औद्योगिक केंद्र इस जिले में स्थित हैं। तो पहले नंबर का हम दूसरा मिला रहे हैं तो पहले नंबर का दूसरा किसी ऑप्शन में नहीं है तो आपका ए ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरे नंबर का पहला सही है, तीसरे नंबर का चौथा, तीसरे का चौथा और चौथे का तीसरा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। अब हमारे यहाँ पर जो है बात आई हुई है सीमेंट उद्योग को लेकर के, मध्य प्रदेश में बात आई हुई है। तो सीमेंट उद्योग की अगर ये बात की जाए कि मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ पर जो है सीमेंट उद्योग स्थित हैं, तो सीमेंट उद्योग में ध्यान रखिएगा इसके प्रमुख केंद्र में जो है एक है आपका वानमोर में मिल जाएगा सीमेंट कारखाना। कहाँ मिल जाएगा, वानमोर में मिल जाएगा। और वानमोर कहाँ पर पड़ता है, ये आपका मुरैना ज़िले में पड़ेगा, मुरैना ज़िले में। और अभी हमने देखा कि भिंड में भी जो है एक कारखाना है। कटनी में जो है आपको यहाँ कटनी सीमेंट फैक्ट्री नाम से जो है यहाँ पर मिल जाती है।
इसके अलावा दमोह में भी बहुत सारी सीमेंट फैक्ट्रियाँ हैं। इसके अलावा सतना सीमेंट वर्क्स नाम की जो है सतना में जो है सीमेंट फैक्ट्री पड़ती है। इसके अलावा आपकी जो है मंदसौर में भी एक सीमेंट फैक्ट्री है। तो ये सीमेंट फैक्ट्री के जो है क्या है मध्य प्रदेश में प्रमुख केंद्र हैं। सीमेंट बनाने के लिए जो है सीमेंट बनाने के लिए जो है कच्चा माल होता है, ध्यान रखिएगा। सीमेंट कारखाना, ये मेंस में प्रश्न पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में सीमेंट उद्योग क्यों विकसित हुआ है। देखिए, अगर भारत में सबसे ज़्यादा सीमेंट उद्योग की बात करें तो वो कहाँ पर देखने को मिलता है, हमें राजस्थान में देखने को मिल जाता है। और राजस्थान के बाद जो है ये हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, मध्य प्रदेश में सीमेंट उद्योग देखने को मिलता है। तो कई बार मेंस में और इंटरव्यू में ये पूछ लेता है कि क्या कारण है कि मध्य प्रदेश में जो है सीमेंट उद्योग विकसित हुआ है। तो सीमेंट उद्योग फ्रेंड्स एक भारी उद्योग है, ध्यान रखिएगा, भारी उद्योग है। भारी उद्योग क्या होते हैं, जिनको संचालित करने के लिए एक बड़ी मशीनरी की आवश्यकता होती है और बहुत बड़े कच्चे माल की आवश्यकता होती है। तो इसका कच्चा माल जो होता है रॉक फॉस्फेट होता है। क्या होता है, रॉक फॉस्फेट होता है। और रॉक फॉस्फेट जानते हैं कि मध्य प्रदेश दूसरा सबसे बड़ा, राजस्थान के बाद रॉक फॉस्फेट का उत्पादक राज्य है। एक प्रकार की ये बालू जैसी होती है, रॉक फॉस्फेट है, और यह जो है इसका प्रमुख कच्चा माल है। इसके अलावा जो है सीमेंट के निर्माण में जिप्सम की भी आवश्यकता होती है। तो जिप्सम जो है बहुत कम मात्रा में डाला जाता है, बाकी जो बारूद टाइप का होता है वो रॉक फॉस्फेट ही होता है। तो आप बताइए, अगर जो है कहीं और कच्चा माल, ये मतलब नहीं, अगर रॉक फॉस्फेट उपलब्ध होगा तो बहुत दूरी से हमें क्या करना होगा, ट्रक में भर के जो है ये रॉक फॉस्फेट लाना होगा। तो ऐसी स्थिति में संभव नहीं है, ये उद्योग जो है बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो जहाँ पर रॉक फॉस्फेट के बड़े खदानें होंगी वहीं पर ही ये कारखाना बनाए जा सकते हैं, और मध्य प्रदेश में इसकी चीज़ें हैं। तो आई होप जो है आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। तो दूसरा प्रश्न है, मतलब कि केंद्रीकरण, जो मध्य प्रदेश में सीमेंट का उद्योग केंद्रीकरण है, इसका प्रमुख कारण क्या है, कच्चा माल है। 52 नंबर का प्रश्न देखते हैं। आप ध्यान से देखेंगे, ये मध्य प्रदेश में पूछे गए प्रश्न है भाई, लेवल देखिएगा प्रश्न का। ये बन नहीं रहा है एक स्लाइड में, तो पहले हम प्रश्न पढ़ लेते हैं, बाद में जो है बता देंगे। सिंगरौली जिले के महान एल्यूमिनियम प्लांट, तो जब सिंगरौली जिले के महान एल्यूमिनियम प्लांट की बात की जाती है तो इसके बारे में जो है आपसे क्या पूछा गया है, प्रश्न पूछा जा रहा है कि एल्यूमिनियम संबंधी प्लांट जो है कहाँ पर स्थित है, सिंगरौली में स्थित है, और उसका नाम क्या है, महान एल्यूमिनियम प्लांट। ये मध्य प्रदेश के संदर्भ में है और इसके बारे में जो है तमाम बातें दी गई हैं, आपको बताना है कि कौन सी बातें सही हैं। तो इसके बारे में जो भी खास बातें हैं वो देखिएगा, पहले हम लिख लेते हैं, फिर जो है इसका प्रश्न का जो है हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे, आप आसानी से कर पाएंगे। तो आप 52 नंबर के प्रश्न का सॉल्यूशन तैयार कीजिएगा, और हम जो तैयार कर रहे हैं सॉल्यूशन ये क्या है, 52 नंबर के प्रश्न का है, हेडिंग लगाइएगा महान एल्यूमिनियम प्लांट। महान, जैसा कि हम हर बार करते हैं, एल्यूमिनियम प्लांट, महान एल्यूमिनियम प्लांट। तो इसके बारे में जो है आपको सभी बातें पहले नोट करनी है, न जाने कौन सा प्रश्न पूछ लिया जाए। जहाँ से एमपीपीएससी प्रश्न पूछता है हम उसकी जो है एक शॉर्ट थ्योरी क्या करते हैं, आपके सामने तैयार करते हैं। तो आपको क्या क्या यहाँ पर लिखना है, सबसे पहले आपसे पूछे कि ये कहाँ पर स्थित है, एक प्रश्न ये आपसे पूछा जा सकता है सिंपल तरीके से, कहाँ पर स्थित है, और यह है कब से जो है शुरुआत हुआ था, कब से इसकी शुरुआत हुई थी। फिर पूछना है कि आपको फिर जो है इसमें याद रखना है कि किस कंपनी द्वारा संचालित है, किस कंपनी द्वारा संचालित है। जब प्रश्न पूछा गया तो कुछ भी आगे पूछा जा सकता है, चूँकि 3 बार यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी यही प्रश्न आया हुआ था। और यह जो है निर्यात भी करता है, तो कितना लगभग निर्यात करता है, क्या सब निर्यात कर देता है, तो निर्यात के बारे में बताना है, कितने प्रतिशत जो है निर्यात करता है ये। फिर बताना है कि यह तकनीकी कौन सी, जो एल्यूमिनियम के निर्माण में जो तकनीक प्रयोग करता है वो किस देश की तकनीकी है, किस देश की तकनीकी का जो है सहारा लेता है। इतनी बातें ध्यान रखना है, और फिर अभी एल्यूमिनियम संबंधित कुछ और बातें भी हम देखेंगे। तो इतनी बातों का जवाब आप पहले तैयार कीजिएगा। ये कहाँ पर स्थित है, यह जो है बरगांव में स्थित है। कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स, बरगांव में स्थित है। और ये बरगांव कहाँ पर पड़ता है, ये मध्य प्रदेश के जो है आपके सिंगरौली ज़िले में पड़ता है। तो क्या हो जाएगा, ये मध्य प्रदेश के सिंगरौली ज़िले के बरगांव में स्थित है, क्या, महान एल्यूमिनियम प्लांट। फिर यह जो है 2013 से जो है ये यहाँ पर काम कर रहा है, यहाँ से उत्पादन हो रहा है 2013 से। कंपनी कौन सी है, तो हिंडाल्को कंपनी है, ध्यान रखिएगा। एल्यूमिनियम में जब हम उद्योग पढ़ते हैं, भारत में एल्यूमिनियम से संबंधित उद्योग, तो उसमें नाल्को, चाल्को, माल्को, हिंडाल्को, ये 4 कंपनियां जो है देखने को मिलती हैं।
ऐसे हिंडाल्को एक कंपनी है एल्यूमिनियम की, हिंदुस्तान पूरा नाम मुझे शायद पता नहीं, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ऐसा इसको पूरा नाम है, तो हिंदुस्तान आता है ऐसे। निर्यात जो है ये लगभग जितना उत्पादन करता है उसका 60% क्या कर देता है, ये निर्यात कर देता है। और इसने जो है ये जो तकनीक का प्रयोग करता है उस तकनीक का नाम है स्मेल्टिंग तकनीकी। क्या नाम है? स्मेल्टिंग। एल्यूमिनियम बनाने के लिए कई तकनीकी होती होंगी, तो उसमें से जो स्मेल्टिंग तकनीकी का क्या करता है, ये प्रयोग करता है। और यह स्मेल्टिंग तकनीकी जो है किस देश से इसने ग्रहण की है? फ्रांस देश पर जो है आधारित कंपनी से जो है ये तकनीकी सीखी। इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। और फिर जो है एल्यूमिनियम के बारे में मध्य प्रदेश में, एल्यूमिनियम मतलब कि बॉक्साइड, तो बॉक्साइड के बारे में कुछ और फैक्ट जो है मध्य प्रदेश में याद रखिएगा। बॉक्साइड, तो क्या क्या आपको ये पूछा जा सकता है बॉक्साइड से संबंधित? आपसे पूछे बॉक्साइड को लेकर के कि मध्य प्रदेश में जो है बॉक्साइड के कितने क्षेत्र हैं, तब आप क्या बताएंगे? मध्य प्रदेश में 3 क्षेत्र बॉक्साइड के लिए ध्यान रखना। एक जो है आपका अमरकंटक में जो है बॉक्साइड निकलता है, कहाँ पर? अमरकंटक में निकलता है। एक जो है बैहर में निकलता है, कहाँ पर निकलता है? बैहर में निकलता है। और एक जो ध्यान रखना है आपको, कटनी ध्यान रखना है। इन 3 क्षेत्रों में जो है सबसे पहले जो है ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में सबसे स्टार क्वेश्चन कीजिएगा भाई। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ऐसा पीएससी की आदत है ऐसी कि मतलब जहाँ से शुरुआत हुई है तो वो क्वेश्चन पूछता है। जैसे ले ये कब से शुरू हुआ है, तो ये प्रश्न पूछ लिया। अभी जो है पूछा था कि माछ लोकनाट्य की शुरुआत कहाँ से हुई थी, ये पूछ लिया। और जो है सोयाबीन की खेती कहाँ से प्रारंभ हुई थी, तो ये पूछ लिया। तो कटनी में जो है सबसे पहले बॉक्साइट की जो है खदान कहाँ शुरू की गई थी, तो यहीं पर शुरू की गई थी। और ये कब? 1908 में। तो आप बताइएगा कि मध्य प्रदेश में ये प्रथम जो है ऐसा क्षेत्र था जहाँ से बॉक्साइट जो है क्या किया गया था, खुदाई की गई थी। और ये बैहर जो है आपका कहाँ पर स्थित है? बालाघाट के में पड़ता है, बैहर का पठार बालाघाट में। तो ये क्षेत्र जो मुख्यतः क्या हो जाएंगे, अमरकंटक जो है आपका अनूपपुर जिले में स्थित है। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो है बॉक्साइट का उत्पादन जो है वर्तमान में कहाँ से होता है? अमरकंटक से होता है। और यह जो है इसे मध्य प्रदेश का रेणुकूट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेणुकूट भी कहा जाता है। रेणुकूट एक उत्तर प्रदेश का स्थान है जो बॉक्साइट के लिए जाना जाता है। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश में ये जाना जाता है, तो तुलना की जाती है मध्य प्रदेश का रेणुकूट जो है अमरकंटक को कहते हैं। अगर भारत स्तर पर बात की जाए तो 2 खदानें हैं, ध्यान रखिएगा। एक लोहरदग्गा और पलामू। ये जो है ध्यान रखिएगा, दोनों खाने कई बार पूछ लेता है, बॉक्साइट से संबंधित हैं। और ये कहाँ पर स्थित हैं? आपकी झारखंड में स्थित हैं, इनको भी याद रखना है। और बॉक्साइट में जो है प्रथम स्थान पर कौन है? उड़ीसा जो है बॉक्साइट के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। ये भी आपको बात ध्यान रखनी। चलिए अब जो है हम अपने प्रश्न को देखते हैं। मुझे उम्मीद है इतने में प्रश्न आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा और जो है आपका इस संदर्भ में सॉल्यूशन भी तैयार हो गया। तो चलिए हम प्रश्न को देखते हैं अपने। हमारा प्रश्न जो है ये रहा प्रश्न, एल्यूमिनियम प्लांट को लेकर के आपसे पूछा जा रहा है कि सिंगरौली जिले के बरगवां के निकट जो है महान एल्यूमिनियम प्लांट स्थित है। तो आप क्या कहेंगे? सर ये पूरी तरीके से सही बात लिखी हुई है। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरा कहता है इसके उत्पादन जो है 2013 से प्रारंभ हुआ था, ये भी सही है। इसके कुल उत्पादन का 80% निर्यात किया जाता है। तो ये बात थोड़ी सी जो है जो डाटा मिला हुआ है इस प्लांट की जो है ऑफिशियल पोर्टल से, तो उस डाटा के अनुसार जो है यह लगभग 60% क्या करता है? निर्यात करता है। स्मेल्टिंग के लिए फ्रांसीसी तकनीक का उपयोग करता है, ये भी सही है। तो स्मेल्टिंग के लिए फ्रांसीसी तकनीक का ये उपयोग करता है। तो अभी जो अगर इसको छोड़ दिया जाए तो देखते हैं पहले 1-2 सही हैं, जिसमें 1-2 ऑप्शन में नहीं दिए हुए हैं, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा गलत हो जाएगा। तो देखेंगे ये वाला जो है गलत है, जैसे तीसरे नंबर का। तो तीसरा जिसमें दिया हुआ है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि सही पूछ रहा है। तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि तीसरा सब में दिया हुआ है। इसी प्रकार से ऑप्शन गैस करने होते हैं, कई बार चारों ऑप्शन हमें नहीं पता होते हैं, तो आपका तीसरा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। और हमारे पास में है 53 नंबर का प्रश्न। और 53 नंबर में देखिएगा मध्य प्रदेश की जनजातियों से संबंधित प्रश्न है ये। और जिसमें पूछा जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी रूप से कमजोर जनजाति है? तो आप ध्यान रखिएगा,
जब मध्य प्रदेश में पूछे पीवीटीज के बारे में, तो भारत में जो है किस आयोग की अनुशंसा पर ये बनाई गई थी पीवीटीज, तो ढेबर आयोग की अनुशंसा पर जो है पीवीटीज का क्या किया गया था, निर्माण किया गया था ढेबर आयोग की अनुशंसा पर। और भारत में ऐसी कितनी हैं, लगभग 75 जनजातियाँ जो है पीवीटीज में शामिल की गई हैं। पीवीटीज का मतलब क्या होता है, विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह है, पार्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, ठीक है। तो ऐसी मध्य प्रदेश में कितनी है, तो ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश में इनकी संख्या कितनी है, अगर ये पूछा जाए तो मध्य प्रदेश में 3 पीवीटीज हैं। अब वो कौन कौन सी हैं, तो मैं तीनों के नाम लिख देता हूँ। एक है आपकी बैगा, कौन सी है, एक बैगा, एक जो है भारिया। अगर आप लगातार देख रहे हैं हमारे साथ में तो आपको पता होगा, चीज़ें जो है बार बार रिवाइंड हो रही हैं, मैं कई बार ये चीज़ें करवा चुका हूँ। बैगा, भारिया और सहरिया, ये मध्य प्रदेश की क्या हैं, 3 पीवीटीज हैं, ध्यान रखिएगा। अब इनमें से जो है और कुछ अतिरिक्त फैक्ट याद कर लीजिए। प्रश्न का आपका जवाब तो मिल गया, जनजाति समूह के अंतर्गत कौन नहीं आता है, तो बैगा आ जाएगी, भारिया आ जाएगी, सहरिया आ जाएगी, असुर नहीं आता है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब भारिया कहाँ पर रहती है, तो आप क्या बताएंगे, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में रहती है भारिया जनजाति। छिंदवाड़ा में विशेष तौर से पातालकोट में रहती है। कहाँ पर रहती है, पातालकोट में रहती है। और वहाँ पर जो है इनके 12 गांव हैं, और ऐसे प्रत्येक गांव को क्या कहा जाता है, ढाना कहा जाता है। ध्यान रखिए कि प्रश्न आ जाता है कि भारिया जो जनजाति है उनके गाँवों को क्या कहते हैं, ढाना। जैसे ऐसे याद कर सकते हैं, भार ढोना, भार ढोना, भार ढोना, तो ढाना। सहरिया जनजाति जो है मुख्यतः उत्तरी मध्य प्रदेश यानी कि श्योपुर जिला का जो इलाका है, श्योपुर है और शिवपुरी है, ग्वालियर है, वहाँ पर निवास करती है। और बैगा जनजाति जो है ये खासतौर से मंडला, डिंडोरी और बालाघाट जिलों में निवास करती है। आपसे पूछे मध्य प्रदेश की सबसे पिछड़ी जनजाति कौन सी है, मध्य प्रदेश की सबसे पिछड़ी जितनी भी जनजातियां हैं, 46 जनजातियां हैं मध्य प्रदेश में, 46 या 43, ठीक है, थोड़ा सा रुकिएगा, अभी मैं रहने दीजिए। 46 43 हैं, कैसे 3 जनजाति जो मीना पारधी और इनको अभी निकाला गया था, तो वो संबंध में क्लियर नहीं हूँ मैं। सबसे पहले सबसे मतलब क्या सबसे पिछड़ी जनजाति पूछा जाए मध्य प्रदेश में तो कौन सी है, भारिया जनजाति है। इसलिए इसे जो है जंगलियों का जंगली भी कह दिया जाता है। अब जो ये पीवीटीज हैं इनके लिए जो है क्या चलाई गई थी, एक योजना चलाई गई थी। अब मैं कहाँ पर लिखूँ, चलिए ठीक है फिर देखेंगे, अभी टॉपिक वाइज भी करना है तो वहाँ पर जो है सभी आयाम देखेंगे। इतनी बातें आप यहाँ पर देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारे पास में, छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट में कौन सी जनजाति निवास करती है, तो अभी हमने ऊपर जो किया भारिया जनजाति जो है पातालकोट में निवास करती है। अब इनसे संबंधित भारिया जनजाति से संबंधित आपको मुख्य फैक्ट जो है ध्यान रखना है, कम से कम यहाँ पर 5 से 10 फैक्ट जो है इतने में जितने बन जाएंगे मैं लिखवा देता हूँ। अगर आपसे पूछे कि भारिया जनजाति ये पातालकोट में तो हो गया, इनके गांव को क्या कहा जाता है, एक प्रश्न ये ध्यान रखना। दूसरी बात ध्यान रखना, तो भारिया जनजाति के यहाँ पर जाने वाले जो है प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, ये प्रश्न एक बार आ चुका है, हालांकि पीएससी में नहीं आया हुआ है लेकिन एमपी के एग्जाम में आ चुका है। प्रथम राष्ट्रपति जो पातालकोट गए हुए थे। भारिया जनजाति में जो है ध्यान रखिएगा, इनके नृत्य आपसे पूछे जाए कि भारिया जनजाति के नृत्य कौन से हैं। भारिया जनजाति जो है अपना बड़ा भाई किसको मानती हैं, अपना बड़ा भाई किसको मानती हैं। भारिया जनजाति जो है किसको अपना वंशज मानती है, यानी कि किससे अपने आप को जोड़ती हैं। फिर आपसे पूछे किसको लेकर के, भारिया जनजाति को लेकर के, और अगर बात की जाए तो भी आपको ध्यान रखना है भारिया जनजाति के बारे में कि सबसे ये क्या है, पिछड़ी जनजाति है। पीवीटी एक जो ये पीवीटीज में भी शामिल है, ये भी आपको ध्यान रखना है, पीवीटीज में शामिल है। यह जो है सबसे पिछड़ी जनजाति है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, जंगली का जंगली भी कहते हैं, जंगली का जंगली भी कहते हैं, मतलब कमज़ोर से कमज़ोर, जंगलियों का जंगली भी नहीं कहा जाता है। तो ये बात ध्यान रखना है। और भी बहुत सारी जो है इसमें बातें हैं। इनका मूल निवास जो माना जाता है तो उसको भी ध्यान रखिएगा, इनका मूल निवास कहाँ पर है, मूल निवास कहाँ पर है, इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। तो जो है बांधवगढ़ है, बांधवगढ़ जो है इनका मूल निवास माना गया है। कुछ लोग जो है महोबा मानते हैं, कुछ इतिहासकार। बांधवगढ़ या महोबा पीवीटीज में शामिल है। ढेबर आयोग की अनुशंसा पर इसको भी शामिल किया गया था, कब, 1973 में जो है शामिल किया गया था। ये जो है अपने आप को राजा कर्ण का वंशज मानती हैं, राजा कर्ण का जो है अपने आप को वंशज मानती हैं। बड़ा भाई जो है गोंडों को जो है अपना बड़ा, कन्फ्यूजन नहीं होना है। जब
सहरिया जनजाति की बात आए, यहाँ पर लिख लीजिएगा, जब सहरिया की बात आए तो सहरिया अपना जो है वाल्मीकि को जो है वंशज मानती हैं, वाल्मीकि का वंशज खुद को मानती हैं, और भीलों को बड़ा भाई मानती हैं। किसको? भीलों को बड़ा भाई मानती हैं। ध्यान रखिएगा, ये फैक्ट जो है एक साथ, भीलों को बड़ा भाई मानती हैं, लेकिन गोंडों को बड़ा भाई कौन मानती है? भारिया जनजाति मानती है। इनमें जो नृत्य कौन से प्रचलित हैं? तो ध्यान रखिएगा, भाड़म और शैतम जो है भारिया जनजाति के प्रमुख क्या है? नृत्य हैं। प्रथम राष्ट्रपति जो यहाँ पर गए थे वो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे, जो पातालकोट गए हुए थे। इनके गाँवों को क्या कहा जाता है? ढाना कहा जाता है। अब इनकी उत्पत्ति को लेकर बहुत सारी कहानियाँ हैं। एक कहानी प्रचलित है कि जो राजा, मराठा राजा थे जिनका नाम था रघुजी भोंसले, उनके वहाँ पर जो भार ढोने का काम करते थे उन्हीं को क्या कहा गया था? भारिया कहा गया था। एक रीवा प्रदेश में भर जाति रहा करती थी, तो वही लोग जब यहाँ स्थान बदल करके आ गए थे तो इन्हें भारिया कहा गया। कुछ लोग कहते हैं कि जो महाभारत की एक कहानी है, कि महाभारत की जो कहानी है कि एक बार जो है जब इन पांडवों का समय खराब था, तो अर्जुन ने कौरवों से लड़ने के लिए जो है भारू घास से, भारू नामक घास से जो है बहुत सारे आदमी बनाए थे लड़ने के लिए। तो वही भारू जो है आज क्या कहलाते हैं? भारिया कहलाते हैं। एक किंवदंती ऐसी भी प्रचलित है कि भगवान राम और लक्ष्मण के साथ में जो है ये लोग गए हुए थे, तो यह भगवान राम जो है वापस लौट करके आ गए थे, परंतु ये जो है जंगल में ही बस गए थे, तो ये भारिया हैं। तो ऐसी कई कहानियाँ हैं, लेकिन वो प्रश्न नहीं आएगा। जो प्रश्न आएगा भाई, मैं वो चीज़ें यहाँ पर लिख दिया है, इनको आपको क्या कर लेना है? किसी भी हालत में याद कर लेना है। और एक बात और ध्यान रखिए कि जहाँ पर ये रहती हैं ना, तो वो तामिया विकास खंड है। 2 नंबर का प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। तामिया यहाँ चुका सीधा लिख करके तामिया, तामिया क्या है? तो तामिया एक विकास खंड है जो कि पातालकोट में स्थित है। और आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में अगर आपसे पूछे कितने आदिवासी विकास खंड हैं, मध्य प्रदेश में कितने आदिवासी विकास खंड हैं, आदिवासी विकास खंड कितने हैं मध्य प्रदेश में, तब आप क्या बताएंगे कि सर 89 आदिवासी विकास खंड हैं। कितने हैं? 89 आदिवासी विकास खंड हैं। उनमें से जो एक क्या है? तामिया विकास खंड है, जो भारिया जनजाति से संबंधित है। अब मध्य प्रदेश में कुल विकास खंड कितने हैं? लगभग 313 हैं। उनमें से आदिवासी विकास खंड 89 हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। आई होप ये लिख लिया होगा। अगले प्रश्न की इसका सही जवाब हो जाएगा भारिया। 55 नंबर के प्रश्न की बात करते हैं। ये प्रश्न जो है आपका PR श्रजेश को लेकर के प्रश्न है। देखिएगा, जो PR श्रजेश हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, कहते हैं कौन सा पुरस्कार नहीं मिला है? तो पहली बात ध्यान रखिएगा, PR श्रजेश कौन है? तो हॉकी के महान खिलाड़ी हैं। हॉकी के जो है ये क्या है? महान खिलाड़ी हैं। लगभग इन्हें हर पुरस्कार जो है मिल चुका है। हॉकी के महान जो क्या है? गोलकीपर हैं। इनकी मेजबानी में इंडियन हॉकी टीम ने जो है 2 बार कांस्य पदक जीत लिया, और गोलकीपर है ये। तो इनके अगर पुरस्कारों की बात करेंगे भाई, तो इन्हें जो है 2015 में तो अर्जुन पुरस्कार मिला था। क्या मिला था? ऐसे टाइम ध्यान करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखिएगा, इन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला हुआ है। लेकिन याद कर लीजिएगा, लिख बल लीजिएगा, 2015 में जो है इन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला था। इन्हें जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी मिल चुका है। ध्यानचंद पुरस्कार 2015 में आपका ये अर्जुन पुरस्कार मिला हुआ था। और 2021 में जो है इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला हुआ था। 2000 जो है इन्हें 24 या 25 में जो है, 24 में इन्हें क्या 25 में दिया हुआ है यहाँ भाई, 2025 में जो इन्हें पद्म भूषण दिया गया है। ठीक है, पद्म विभूषण अलग है, पद्म विभूषण बड़ा होता है, पद्म विभूषण जो है छोटा होता है पद्म विभूषण से। सबसे पहले नंबर पे कौन होता है आपका? भारत रत्न होता है, भारत रत्न होता है। उसके नीचे जो है आपका पद्म विभूषण होता है, और फिर उसके नीचे जो है पद्म भूषण होता है, और फिर उसके नीचे जो है पद्म श्री होता है। क्या होता है? पद्म श्री। तो ये है क्रम। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो 2015 में जो है इन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला हुआ था। 2021 में जो है ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला हुआ था, और पद्म भूषण पुरस्कार इन्हें 2025 में मिला हुआ है। और द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है इन्हें कभी नहीं मिला हुआ है, ध्यान रखिएगा। अभी गुरुजी नहीं बने हुए हैं, अभी ये खिलाड़ी ही हैं, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार नहीं मिला हुआ। अब थोड़ी सी और बातें ध्यान रखिएगा। अर्जुन पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो आप क्या बताएंगे सर? 1961 में हुई थी। ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना जो 1992 में हुई थी। और पद्म भूषण ये जो है जितने भी रत्न पुरस्कार हैं 1954 से दिए जा रहे हैं। अब द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना जो 1985 में हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न देखते हैं। इंग्लिश में आ गया, तो आप ये इंग्लिश में भी देख सकते हैं। इधर देखिएगा, अब ये है प्रश्न। कौन सा प्रश्न है? किस संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए
शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया था। तो इसका सही उत्तर तो भाई क्या हो जाएगा आपका 86वां संविधान संशोधन हो जाएगा। लेकिन इतने में मुझे खुशी नहीं होगी अगर मैं सिर्फ उत्तर बता दूंगा। चलिए इसका पहले सॉल्यूशन देखिएगा और बहुत अच्छे से करवाऊंगा। इसके बाद जो है आपको शायद कभी ज़िंदगी में दिक्कत नहीं पड़ेगी इस क्वेश्चन की, इस 86वें संविधान संशोधन को लेकर के। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम लिखते हैं, आपसे प्रश्न पूछे कौन से 86वें संविधान संशोधन को लेकर के जब आपसे प्रश्न पूछा जाए 86 86वां संविधान संशोधन, इसी प्रकार से लिख लीजिएगा, जीवन में कभी जो है आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। 86वां संविधान संशोधन बहुत सारा है, इसमें यूपीएससी का एक प्रश्न भी आया हुआ है बड़ा, तो इसमें आपका क्लियर हो जाएगा। 86वां संविधान संशोधन जो कि कब हुआ था, तो आपको बताएंगे कि सर ये 2002 में हुआ था। कब हुआ था? 2002 में हुआ था। इसमें जो है 3 जगह परिवर्तन किए गए थे। क्या परिवर्तन किए गए थे? 3 जगह जो है इसमें परिवर्तन देखने को मिलते हैं 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। कहो वाओ, 3 जगह परिवर्तन। एक परिवर्तन हमें मौलिक अधिकार में देखने को मिलता है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो है एक परिवर्तन हुआ था। दूसरा परिवर्तन जो है मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत जो है परिवर्तन किया गया था, मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत जो है परिवर्तन किया गया था। और एक परिवर्तन जो है डीपीएसपी के अंतर्गत किया गया था। ये 4 परिवर्तन जो है, 3 परिवर्तन इसके अंतर्गत देखते हैं। कैसे? देखिएगा ध्यान से कि डीपीएसपी में एक आर्टिकल है जिसका नाम है आर्टिकल 15। ठीक है, क्या नाम है? अनुच्छेद 15। और अनुच्छेद 15 बोलता हूँ भाई 45, लिखा 45 ही हुआ है, कई बार ऐसा होता है, तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में रहती हैं, या तो क्या हो जाता है कि जो चीज़, हालांकि ऐसा उद्देश्य नहीं होता है हमारा, गलत बोला जाए। तो डीपीएसपी जो है इसके अंतर्गत आर्टिकल 45 है, और इसमें लिखा हुआ है कि 14 वर्ष तक के बच्चों को, 14 वर्ष तक के बच्चों को जो क्या करेगी, जो राज्य सरकारें हैं, सरकार हैं, वो क्या करेगी, निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगी। क्या करेगी? निःशुल्क शिक्षा, यानी ये कक्षा 8वीं तक जो है निःशुल्क शिक्षा क्या करेगी, निःशुल्क शिक्षा जो है ये प्रदान करेगी। यह जो है यहाँ पर लिखा हुआ है आर्टिकल 45 में। ठीक है, अब 86वां संविधान संशोधन आता है। तो 86वें संविधान संशोधन में क्या किया गया कि यह जो यहाँ पर ये प्रावधान लिखा हुआ था, तो इस प्रावधान को बदला गया, और 86वें संविधान संशोधन द्वारा यहाँ पर लिखा गया, क्या लिखा गया कि जितने भी 0 से लगा करके 6 वर्ष तक के बच्चे होंगे, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे होंगे, उन्हें क्या करेगी, राज्य सरकार निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगी। और यहाँ की जो 14 वर्ष तक की बात हटी हुई थी, ये हटा दिया गया, और मौलिक अधिकारों के अंतर्गत एक अनुच्छेद 21A नाम का नया आर्टिकल जोड़ा गया, और यहाँ पर लिखा गया कि 6 से लगा करके 14 वर्ष तक का जो शिक्षा होती है, यह प्राप्त करना प्रत्येक व्यक्ति का क्या होगा, मौलिक अधिकार होगा। क्या बातें मेरी समझ में आ रही हैं? अधिकार होगा। आप अलग तरीके से पढ़ते होंगे कहीं भी, किताबों में, कैसा भी, लेकिन हम जो है परीक्षा की दृष्टि से पढ़ाते हैं, और आपका ये परीक्षा का कंटेंट है, बाकी दुनियादारी का नहीं है। तो क्या बात समझ में आई कि मौलिक अधिकारों में जो है क्या परिवर्तन किया गया 86वें संविधान संशोधन द्वारा? अनुच्छेद 45 में जो 14 वर्ष तक की बात लिखी हुई थी, यहाँ हटा दिया गया, और यहाँ पर लिखवा दिया गया 6 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा राज्य प्रदान करेगा। अर्थात आंगनवाड़ी शिक्षा जो है कहाँ पर है, आर्टिकल, जो आंगनवाड़ी शिक्षा है वो आर्टिकल 45 में बची हुई है। पहले जो है 14 वर्ष तक की थी, और 14 वर्ष, जो 6 से 14 वर्ष तक की शिक्षा है कहाँ पर जोड़ दी गई, मौलिक अधिकारों में आर्टिकल 21 में जोड़ दी गई 2000। मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत जो है 86वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया, 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, फंडामेंटल, 11वें नंबर की जो फंडामेंटल ड्यूटी है, जिसमें क्या कहा गया है कि 6 से लगाकर 14 वर्ष तक की जो शिक्षा देना, क्या देना, 6 से 14 वर्ष तक की शिक्षा देना प्रत्येक माता पिता का क्या होगा, माता पिता का क्या होगा, कर्तव्य होगा। तो ये जो है कर्तव्य जोड़ दिया गया। कितने संशोधन किए गए? अच्छा प्रश्न पूछा जाएगा ना, तो कथन कारण में ध्यान रखिएगा, ऐसा ही प्रश्न आएगा। और ऐसा तो नहीं है कि भाई मैं सीधा कहता हूँ कि ऐसा ही आएगा, लेकिन जैसा भी प्रश्न आएगा तो इसके आयाम जो है आपसे पूछे जाएंगे। और देख रहे हो जिस प्रकार से प्रश्न आ रहे हैं, समझदारी ही वहाँ पर काम करेगी। जैसे कठिन स्तर के जो प्रश्न होंगे वहाँ पर रट्टा मारने वाला सिस्टम जो है साधारण प्रश्नों में काम करता है। तो ये चीज़ें आप लिख लीजिएगा। चलिए अब जो है हम प्रश्न देखते हैं। अच्छा है ये हमारे पास में जो प्रश्न है, तो वो सिंपल सा प्रश्न है कि भाई कह रहा था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो है मूल अधिकार में जोड़ा गया था किस संविधान संशोधन द्वारा,
तो अभी हमने देखा ये 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 57 नंबर का प्रश्न है, देखिएगा। नदी दी हुई है और आपके सामने उसके किनारे जो है नगर दिए हुए हैं। तो देखिएगा हम मिला देते हैं यहाँ पर कि कौन सा नगर किस नदी के किनारे स्थित है, और कुछ और जो है एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे जब, तो बेतवा नदी के किनारे आपका कौन सा शहर हो जाएगा, ओरछा शहर जो है बेतवा नदी के किनारे हो जाएगा। और ओरछा में जो है कौन सा घाट स्थित है, कौन सा घाट भाई स्थित है यहाँ पर, कंचन घाट शायद भर जो है आपका ओरछा में स्थित है, बेतवा नदी का कंचन घाट स्थित है। ठीक है, और यहीं पर जो इसी नदी के किनारे जो है ओरछा किला स्थित है। ताप्ती नदी मुल्ताई पहाड़ी से निकलती है, यहीं पर जो है मुल्ताई नगर स्थित है आपका ताप्ती नदी का। क्षिप्रा नदी जो है आपकी के किनारे जो है आपका कौन सा शहर स्थित है, उज्जैन। और उज्जैन में जो है यहीं पर स्थित है राम घाट। ध्यान रखिएगा, गलती मत करिएगा, मुझे पूरा भरोसा है अगर ऐसा प्रश्न आया कि राम घाट कहाँ पर स्थित है, तो लोग या तो चित्रकूट लगाएंगे या तो ओरछा लगाएंगे, उज्जैन में कभी जा ही नहीं सकते। तो राम घाट जो है यहाँ पर स्थित है, यहीं पर कुंभ मेला लगता है। बेनगंगा नदी के जो है आपका ये बेनगंगा नदी के किनारे जो है बालाघाट शहर स्थित है। अब कुछ जो है आप एक्स्ट्रा फैक्ट नोट कीजिएगा। तो इसका सही उत्तर क्या निकल करके आ जाएगा भाई, पहले का देख लीजिएगा तो उत्तर आपसे बन जाएगा, पहले का ये हो जाए। अब जो है एक्स्ट्रा फैक्ट हम बताते हैं कुछ। जो है 1 नंबर का चौथा नंबर कहाँ पर है, 1 का चौथा, और चौथे का जो है चौथे का बालाघाट हो जाएगा, चौथे का पहला, 1 का चौथा, तो 1 का चौथा चौथे का पहला। डी ऑप्शन जो है आपका सही हो रहा है इसमें, डी ऑप्शन जो है आप टिक करिएगा। चलिए अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं इसमें कुछ। आपसे पूछे उद्गम, इधर लिख लेते हैं। बेतवा नदी जो है कहाँ से निकलती है, तो आप क्या बताएंगे, जो है बेतवा नदी है यह आपके रायसेन जिला से निकलती है। ध्यान रखिएगा, रायसेन जिला से निकलती है, और जिसे जहाँ से निकलती है वह स्थान विंध्याचल पहाड़ी का हिस्सा है। तो ये प्रश्न आ चुका है कि किस पहाड़ी में जो है बेतवा नदी का उद्गम है, तो क्या बताएंगे, विंध्याचल पहाड़ी पर है। ताप्ती नदी आपकी ये बैतूल जिले से निकलती है। ये तो राजनीतिक स्थिति हो गई, लेकिन अगर आपसे पूछे भौगोलिक स्थिति तो मुल्ताई पहाड़ी में जो है ये निकलती है, मुल्ताई पहाड़ी से निकलती है, मुल्ताई पहाड़ी से निकलती है। क्षिप्रा नदी ध्यान रखिएगा उज्जैन से नहीं निकलती है, ये इंदौर से निकलती है। कहाँ से, इंदौर से। और इंदौर में एक पहाड़ी है जिसका नाम है काकरी बरडी पहाड़ी। क्या नाम है, काकरी बरडी पहाड़ी से जो है ये निकलती है कौन सी नदी, क्षिप्रा नदी। बेनगंगा जो है आपकी सिवनी जिला से निकलती है, और इसे सिवनी की गंगा भी कहा जाता है। बेतवा नदी के किनारे ध्यान रखिएगा कुछ अन्य शहर भी स्थित हैं, तो उनको भी ध्यान रखिएगा। बेतवा नदी के किनारे आपका सांची शहर स्थित है। ताप्ती नदी के किनारे एक अन्य शहर बुरहानपुर स्थित है, बुरहानपुर स्थित है। बुरहानपुर के साथ साथ गुजरात में जो है सूरत जो है प्रमुख शहर इसी किनारे स्थित है। क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन हो जाएगा। मध्य प्रदेश की इसे गंगा कहते हैं, पवित्रता की दृष्टि से मालवा की गंगा कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है ये देखिएगा भाई, आपका जलवायु संबंधी प्रश्न है, और ध्यान से देखेंगे। मध्य प्रदेश की जलवायु के संदर्भ में आपको क्या करना है, विचार करना है। मध्य प्रदेश की जलवायु के संदर्भ में जो बातें आपके सामने दी हुई हैं इन्हें पढ़िएगा और सही उत्तर का क्या कीजिएगा, चयन कीजिएगा। तो खूब सारी बातें जो है हम जलवायु से पढ़ी हुई है, देखते हैं। मध्य प्रदेश की अधिकांश वर्षा मानसून से होती है। भाई कौन सी सही बात है, पूरी तरीके से सही मानसून से होती है। कौन सा यहाँ कोई और वर्षा कृत्रिम तरीका तो है नहीं है, तो अधिकांश वर्षा मानसून से ही होती है। शीतकाल में वायु की गति, ग्रीष्म काल क्या कहता है भाई, शीतकाल में वायु की गति, यानी कि कहता है ठंडियों में हवा की गति ग्रीष्म काल में वर्षा ऋतु की अपेक्षा तीव्र होती है। सामान्य सी बात है भाई, ठंडियों में इतनी हवा नहीं चलती है, गर्मियों में बहुत तेज हवा चलती है, तो ये बात जो है आपकी गलत हो जाएगी। और दूसरा जो आपका लॉजिक है, आप जानते हैं कि गर्मियों में जो है तापमान ज़्यादा बढ़ता है। क्या होता है, गर्मियों में जो है तापमान ज़्यादा बढ़ता है, और किसी स्थान का जब तापमान ज़्यादा होता है तो वहाँ पर दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और जब दाब कम हो जाता है तो दूसरी जगह से हवाएं जो है यहाँ का दाब भरने के लिए आती हैं। तो जब हवा क्या होगी, आएगी, तो फिर क्या होगा, गति तो होगी ही ना हवा में। तो ठंडियों में दाब लगभग समान रहता है, तो वो जो है सिस्टम उल्टा हो जाएगा। ये बात गलत लिखी हुई है।
प्रदेश में मानसूनी वर्षा के वितरण पर समुद्र से दूरी का प्रभाव पड़ता है। निश्चित रूप से पड़ता है। तो जो स्थान समुद्र के पास में होते हैं वहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है, और जो समुद्र से दूर होते हैं, क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए भाई ये आपका क्या है, स्टेट है। अब यहाँ पर जैसे देखिएगा, मैं भारत की ही बात करता हूँ, थोड़ा सा और अच्छे से बना देता हूँ, समझना जरूरी है। तो ये बात हमारी सही थी, ये बात हमारी गलत थी। तीसरा हम पॉइंट समझा रहे हैं। जैसे ये देखेंगे तो यहाँ पर ये भारत मैंने बनाया हुआ है। अब हमारा मध्य प्रदेश कहाँ पर पड़ता है? हमारा मध्य प्रदेश यहाँ पर पड़ता है, और यहाँ पर जो क्या पड़ता है, इधर जो है समुद्र वाला एरिया है, इधर समुद्र है, इधर है। अब बताइए, इधर से जो है मानसूनी पवने आते हैं, इधर से जो आपकी अरब सागर शाखा मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है। तो इधर से जो कौन सी शाखा मध्य प्रदेश में, अरब सागर शाखा प्रवेश करती है इधर से, और इधर से जो है बंगाल की खाड़ी की शाखा प्रवेश करती है। दोनों दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखाएं हैं। अब ये जो है यहाँ से नमी ग्रहण करती हैं, इस एरिया से नमी ग्रहण करती हैं यहाँ से। अब जैसे यहाँ पर जो है जो चोटियाँ होंगी बड़ी बड़ी, के पहाड़ होंगे, तो उनसे टकरा जाएंगी, तो फिर यहाँ पर खूब वर्षा हो जाएगी जब मानसून की पवनें टकराएंगी। इसी प्रकार से यहाँ हो जाएगी। लेकिन जब ये आगे पहुँचेंगी तो उनकी वर्षा कम हो जाती है। बीच में समुद्र तो पड़ा नहीं है कि और ज़्यादा नमी अवशोषित कर लेंगी, तो समुद्र नहीं होता। तो समुद्र से जितनी ज़्यादा दूरी होगी वहाँ उतनी ही कम वर्षा होगी। यही कारण है कि जम्मू कश्मीर में कम वर्षा होती है और केरल में जो है बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। तो ये जो है निश्चित रूप से इसका प्रभाव पड़ता है। तो आपका सही जवाब क्या निकल करके आएगा? तो ये बात भी क्या हो जाएगी, समुद्र से दूरी का प्रभाव पड़ता है, ये बात सही है। पचमढ़ी में ग्रीष्म काल में तापमान समुद्र तल से ऊंचाई से संबंधित है। बिल्कुल सही बात है। समुद्र तल से जो स्थान जितना ज़्यादा ऊंचा होता है या कम होता है, तो वहाँ के तापमान में भी प्रभाव पड़ता है। चूँकि मध्य प्रदेश का पचमढ़ी जो है सामान्य क्षेत्रों की तुलना में ऊंचा है, तो वहाँ तापमान का प्रभाव पड़ता है। हालांकि केवल वह भी प्रभाव नहीं है, दूसरा भी कारण है, लेकिन एक कारण जो है समुद्र से ऊंचाई का भी कारण है। तो आपकी 1, 3, 4 बातें सही हो रही हैं, तो आपका जो है सी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। अब जलवायु के संदर्भ में कुछ फैक्ट आप नोट कीजिएगा फटाफट। मध्य प्रदेश में वर्षा से संबंधित, जलवायु से संबंधित आपसे पूछे वर्षा के बारे में, मध्य प्रदेश में वर्षा के बारे में पूछे, तो आपको इतनी बातें आपको हमेशा ध्यान आनी चाहिए। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है, मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है, और मध्य प्रदेश की औसत वर्षा कितनी है। ठीक है। मध्य प्रदेश में ऐसे तापमान के बारे में ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा तापमान कहाँ पर होता है, मध्य प्रदेश में सबसे कम तापमान कहाँ पर होता है, मध्य प्रदेश का औसतन तापमान कितना है। ठीक है। तो और मध्य प्रदेश जो है किस जलवायु प्रदेश, जिसे मतलब तापमान के आधार पर मध्य प्रदेश का विभाजन करें तो ये किस श्रेणी में आता है, किस श्रेणी में आता है, जैसे तापमान के आधार पर जो है मध्य प्रदेश का वर्णन करें। तो आप ध्यान देंगे कि सबसे ज़्यादा वर्षा जो है आपकी कहाँ पर होती है, ये पचमढ़ी में जो है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। जब स्थान की बात करें, क्या जब स्थान की बात करें तो पचमढ़ी में, लेकिन जब ऐसा बात करें कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो वहाँ पर बालाघाट का नाम आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, जब स्थान का नाम कहे पूछे तो पचमढ़ी बताओगे, जब जिला का नाम पूछे तो बालाघाट बताओगे। सबसे कम वर्षा जो है गोहद में होती है, गोहद में। और गोहद कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश के भिंड जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश में औसत वर्षा जो है 112 सेंटीमीटर है। इसी को जो है इंच में 44 इंच जो है कहा जाता है, 44 इंच कहा जाता है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा तापमान जो है ये गंज बसौदा में जो है रिकॉर्ड किया गया था, बहुत पुरानी बात है, लेकिन परिवर्तन अभी चेंजेस नहीं हुआ है, डाटा यही मान्य है। सबसे कम तापमान जो है शिवपुरी में रहता है। कहाँ पर रहता है, शिवपुरी में जो है रहता है। और मध्य प्रदेश जो है आपका किस श्रेणी में आता है तापमान की दृष्टि से, अति तापमान की श्रेणी में आता है। अति तापीय क्षेत्र वाला राज्य है। कैसा, अति तापीय जलवायु वाला। तो इतनी बातें ध्यान रखेंगे। चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास में, ये 55 कितना हो गया, इधर देखेंगे, ये 59 नंबर का प्रश्न है। और आप आपको जो है मिलाने के लिए देख रहा है भाई, ध्यान से देखेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी कि खतरनाक पेपर आता है। अब ये बन ही नहीं रहा है पहले स्लाइड में, चलिए ठीक है, लेकिन कर लेते हैं। देखिए, अगर तामा को हम कहाँ मिला रहे हैं भाई, बैहर कहाँ पर स्थित है, ये बालाघाट में स्थित है। ठीक है, बैहर जो है बालाघाट में स्थित है। और अभी हमने पढ़ा था कि बैहर में जो है क्या निकलता है, अनूपपुर से मतलब वो निकलता है भाई, एल्यूमिनियम बॉक्साइड निकलता है। लेकिन आपको यहाँ बॉक्साइड नहीं लगाना है, देखते हैं पहले जो है लगा करके देखते हैं, और ऐसे कर लेते हैं, इतने पे कर लेते हैं ताकि हमें ऑप्शन भी दिखाई दें। ऐसे देखेंगे तो सबसे पहले हम सिलेट को मिलाएंगे। तो सिलेट जो है मध्य प्रदेश में केवल मंदसौर में मिलता है। ध्यान रखिएगा, सिलेट जो है एक सिलेट जो है केवल मंदसौर में मिलता है। और हीरा आप जानते हैं कि ये मध्य प्रदेश के हिनौता में मिलता है। और हिनौता कहाँ खान पर स्थित है, हिनौता खान जो है आपकी पन्ना में स्थित है। ठीक है,
हिनौता और मझगवां ये दो खाने जो है मध्य प्रदेश के, मझगवां ये दो खाने जो है पन्ना जिले में स्थित हैं। कोटरिया सतना में है, अंगोरा जो है आपकी छतरपुर में है। तो इनसे मिलाते हैं और ऑप्शन कट करने का प्रयास करते हैं। अगर हम देखेंगे दूसरे नंबर का चौथा हो रहा है, दूसरे नंबर का चौथा हमें कहाँ दिखाई देता है, यहाँ पर जो है दिखाई देता है। क्या और कहीं दिखाई देता है, इसमें भी दिया हुआ दूसरे नंबर का चौथा जो है डी ऑप्शन में भी दिया हुआ है। तो डी ऑप्शन में भी दूसरे का चौथा है। चलिए और देखते हैं। और सिलेट का पहला यानी कि तीसरे का पहला जो है कि यहाँ पर दिया हुआ है। क्या इसी में नीचे वाले में भी देखते हैं, क्या तीसरे का पहला दिया हुआ है, यहाँ भी तीसरे का पहला दिया हुआ है। तो भाई इनसे तो मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो कठिन प्रश्न है काफ़ी। तो इधर भी पहला दिया हुआ है, इधर भी चौथा दिया हुआ है। तो आपका एक रिस्क आपको लेना ही पड़ेगा। अब देखेंगे तो हम पढ़ चुके हैं कि बॉक्साइड आपका शहडोल। अब देखिए अगर मैप देखोगे मध्य प्रदेश का तो शहडोल और अनूपपुर, जैसे ऊपर ये शहडोल पड़ता है और यहाँ से जो है अनूपपुर पड़ता है, दोनों यहाँ पर ऐसे क्षेत्र स्थित है। यहाँ पर जो है खान साइड स्थित है, तो यहाँ पर आपको बॉक्साइड में जो है शहडोल मानना पड़ेगा और तामा जो है आपको बीहर में मानना पड़ेगा, क्योंकि तामा जो है मुख्यतः बालाघाट में निकलता है और बालाघाट में बैहर का पठार स्थित है। बैहर के पठार में ना सिर्फ क्या पाया जाता है, आपका वो पाया जाता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हीरा आपका हिनौता में, सिलेटी है। तो यानी कि आपको चौथे नंबर का बॉक्साइड का शहडोल मानना पड़ेगा, चौथे का दूसरा, और चौथे का दूसरा एक ही जगह दिया हुआ है। तो आपका बी ऑप्शन जो है यहाँ क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए यही सही है, निष्फिक्र होकर देखिएगा, यही सही है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है ये वाला, एक जिला एक उत्पाद को लेकर के जो है आपसे प्रश्न पूछा गया है, ODOP। तो हमने बताया था कि जो है निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, क्या करने के लिए, निर्यात और विदेशी व्यापार को क्या करने के लिए, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या किया था, जिला निर्यात केंद्र की डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब, यानी कि निर्यात केंद्र, जिला निर्यात केंद्र की स्थापना की हुई थी और हर ज़िले से जो है ODOP सिलेक्ट किया गया था। ODOP यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट एक जिला वन प्रोडक्ट एक उत्पाद, हर ज़िले से जो है एक उत्पाद का चयन किया गया था, ताकि जिस ज़िले के जो है प्रमुख रूप से प्रसिद्ध है जिस उत्पाद के लिए, उस उत्पाद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेचा जाए और स्थानीय लोगों को उनका जो है लाभ मिल सके। तो हर जिला से एक उत्पाद का चयन किया गया था। तो ऐसे आपसे प्रश्न पूछा जाता है किस ज़िले से किस उत्पाद का चयन किया गया है। तो जैसे यहाँ पर पूछा गया है आपसे किससे, छतरपुर ज़िले को लेकर के पूछा गया है, तो आप जो है सागर संभाग के पूरे याद कर लीजिएगा। तो आपसे पूछे छतरपुर का क्या है, छतरपुर का आप याद कर लीजिएगा, फिर जो है आप सागर का याद कर लीजिएगा, फिर जो है आप पन्ना का याद कर लीजिएगा, फिर जो है आप निवाड़ी का याद कर लीजिएगा, निवाड़ी का याद कर लीजिएगा, फिर जो है आप टीकमगढ़ का याद कर लीजिएगा, टीकमगढ़ का, फिर जो है आप दमोह का याद कर लीजिएगा, इसी प्रकार से आप दतिया का याद कर लीजिएगा, इसी प्रकार से आप गुना का याद कर लीजिएगा। तो इतने ये आपको यहाँ याद कर लेने हैं। चलिए इनके उत्तर लिख देते हैं। छतरपुर से जो है आपका फर्नीचर सिलेक्ट किया गया है, जो लकड़ी का फर्नीचर होता है, फर्नीचर उद्योग, उसको सिलेक्ट किया गया है। सागर से जो है आपके कृषि उपकरण सिलेक्ट किए गए हैं, कृषि उपकरण। पन्ना से जो है आपका आंवला सिलेक्ट किया गया है, आंवला। निवाड़ी से जो है, और निवाड़ी टीकमगढ़ दोनों से जो है अदरक को सिलेक्ट किया गया है, अदरक को सिलेक्ट किया गया है। दमोह से जो है चना सिलेक्ट किया गया है, दतिया से जो है गुड़ सिलेक्ट किया गया है, और गुना से जो है धनिया सिलेक्ट किया गया है। ठीक है। टमाटर जो है आपका सतना से सिलेक्ट किया गया है। कपास जो है आपका खंडवा खरगोन वाले दोनों जिलों से है, शायद तो मैं निमाड़ लिख देता हूँ, निमाड़ सिलेक्ट से। लकड़ी का फर्नीचर छतरपुर से। तो आपका सही जवाब हो जाएगा फर्नीचर छतरपुर के लिए। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 61 नंबर का प्रश्न है हमारे पास, ये है आपका, देखिएगा, आलाखंड के लेखक कौन है। तो अच्छा, कितने लोग जो है आलाखंड पढ़ने के शौकीन हैं। मैं भी जो है इसमें बहुत रुचि रखता हूँ, और आलाखंड में जो आलाखंड की लगभग 52 लड़ाइयाँ हैं, उन 52 में से मैं अभी तक कम से कम 26 लड़ाइयाँ जो है पढ़ चुका हूँ आलाखंड की। तो मुझे बहुत रुचि है इसमें, ये मेरी हॉबी भी है आलाखंड। ठीक है, आला गायन करना मेरी हॉबी है, और बचपन से जो है हमारे गांव में इसको लोग बहुत गाते थे, तो मैं भी उनकी किताबें पढ़ा करता था। तो काफ़ी अच्छा लगता है मुझे भी पढ़ने में। तो आलाखंड के लेखक कौन है, देखिएगा, एक राजा है जिनका नाम है राजा परमाल। क्या नाम है, राजा परमाल। बहुत आपको अच्छे से जानकारी होगी, जो आला देखने के शौकीन होंगे
तो बहुत जानकारी होगी आल्हा उदल की। राजा परमाल हैं, और राजा परमाल के यहाँ पर जो है अब और ज़्यादा हिस्ट्री में नहीं जाता, चूँकि प्रमाणिक इतिहास नहीं है वहाँ का। जहाँ प्रमाणिक इतिहास है वहाँ से बात करता हूँ। राजा परमाल के दरबार में जो है दक्षराज और बच्छराज नाम की दो जो है क्या रहा करते थे, रक्षा की हुई थी करिया जम्बे से। तो एक भाई था दक्षराज, क्या नाम था, दक्षराज, और एक था बच्छराज, क्या नाम था, बच्छराज। तो ये दो भाई थे, और इन्हीं के साथ में था एक मीरा सैयद है, जिसे ताला सैयद भी कहते हैं। मीरा सैयद भी, इनकी मज़ार भी बनी हुई है। मीरा सैयद बनारस के, इन्हें बाद में जागीर दी गई थी बनारस की। तो राजा परमाल के दरबार में जाते हैं और करिया जम्बे से जो है इनकी रक्षा करते हैं, तो फिर यहाँ पर इन्हें नौकरी मिल जाती है। तो इसके पश्चात में जो है दक्षराज का जो दो बच्चे हुए थे, जिनका नाम था, एक का नाम था आल्हा, क्या नाम था, आल्हा, और एक का नाम था उदल, और बच्छराज के जो हुए थे वो मलखान हुए थे। ऐसा कहते हैं, आल्हा में लिखा हुआ है कि हीने राजा चंदेला थे, इनको करता था ना कोई राम जुहार, और जब से जन्मे आला उदल जग में कीनी जाहिर तलवार। तो ऐसा कहते हैं पृथ्वीराज के दरबार में जो है एक बार उदल ने जो है भाला गाड़ दिया था, और फिर टैक्स देने से वहाँ से जो है चंदेल की जो है इज्जत बढ़ जाती है। और फिर दूसरी लाइन आती है, इन दक्षराज और बच्छराज को जो करिया जम्बे ने क्या कर दिया था, खोपड़ी इनकी जो है इन्हें मार करके ले गया था, और अपने यहाँ पर जो इनकी खोपड़ी काट दी हुई थी। तो ये बात जब उदल को पता चलती है किसी के थ्रू, तो फिर ये घर में खाना पीना छोड़ देता है, कहता पहले बदला लेंगे। तो जब 12 वर्ष के उदल भय और 16 के भय मलखान, बरस 18 के भय आला और 16 के भय मलखान, लगी 12वीं बघी उदल की गढ़ माणों में हना निशान। तो माणो जो करिया जम्बे था वहाँ पर जो है पहली बार ये जाते हैं, और बहुत छोटी उम्र में भी जो है घर घर रड़िया माणो कर दई जम्बे कर दई वंश की हान। तो वहाँ पर जो अपने बाप का बदला ले लेते हैं, और यहीं से जो इनकी लड़ाई शुरू होती है। तो ये प्रथम लड़ाई थी इनकी। और ये सब जो है कहाँ से पता चलता है, तो राजा परमाल का और खुद आल्हा का भांजा, जिसका नाम है राजा मतलब जगनिक जल्दन कहते हैं। तो यहाँ पर जागन आपको नाम ध्यान रखना है, जगनिक, जगनिक। इस जगनिक ने जो है एक किताब लिखी थी, जो कि राजा परमाल का दरबारी कवि था, एक सेनापति भी था, और इस किताब का नाम था परमाल रासो। क्या नाम था इस किताब का, परमाल रासो। परमाल रासो जो है इस किताब का नाम था। लेकिन परमाल रासो जो है कोई नहीं पढ़ता है। परमाल रासो का जो है एक मतलब खंड है जिसका नाम है आल्हा खंड। परमाल रासो का एक खंड है जिसका नाम है क्या, आल्हा खंड। और आल्हा खंड में जो है आल्हा उदल की बामनगढ़ की जीत का वर्णन किया गया है, बामनगढ़ की लड़ाई का वर्णन किया गया है। ठीक है, ऐसा कहते हैं कि सेत बंदे और रामेश्वर लो बाजे टाप बेंदला के यार। बेंदला जो है उदल का घोड़ा था, और जहाँ जहाँ टाप बजी बेंदल की वहाँ वहाँ तखत चंदेला गया। तो आला उदल ये दो बड़े सेनापति थे, किसके, राजा परमाल के दरबार में जो है सेनापति थे। ये आल्हा अभी भी कहते हैं हमारे यहाँ पर, जो इनका किला इला वगैरह बना हुआ है, इनके नाम पर एक देवी है आलम देवी। तो वहाँ पर जो है ऐसा कहते हैं स्थानीय लोग कि वहाँ डेली आल्हा आते हैं, वो अमर हैं अभी, ऐसा कहते हैं भाई, मान्यता है, हालांकि सच्चाई को हम समर्थन नहीं करते। तो परमाल रासो का जो मूल अंश है आल्हाखंड, वो किसने लिखा था, जगनिक ने। और जगनिक ने जो है बामनगढ़ की लड़ाइयों का वर्णन किया है आल्हाखंड में। तो चलिए, उम्मीद है आपको जो है बातें समझ में आई होंगी। प्रश्न है आपका कि आल्हाखंड के लेखक कौन है, तो आप क्या बता देंगे, जगनिक जो है इसके लेखक हैं। राजा परमाल जो है चंदेल वंश के शासक थे, राजा परमाल, और ये अंतिम शक्तिशाली शासक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक के आक्रमण के समय पर जो है इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ऐसा कहते हैं पृथ्वीराज चौहान ने पहले ही जो है उदल को लड़ाई में मार दिया था। जो जैत खम्भ की लड़ाई है, इसे बेला सती कहते हैं, उसमें जो है उदल मारा जाता है छल से। मलखान भी छल से पहले ही मारा जाता है, इसके पैर में पदम थी, धोखा देकर के से भी मारा गया था। और आल्हा जो है अमर रहता है, तो बाद में वो लड़ाई त्याग देता है। राजशेखर जो है ये गुर्जर प्रतिहार वंश के दरबार में था। राजशेखर कवि है, और प्लस है कलचुरी वंश के शासकों के दरबार में भी रहा हुआ है। कौन, राजशेखर। चंद्रबरदाई ने जो है पृथ्वीराज रासो की रचना की हुई है, जो कि पृथ्वीराज का कवि था, पृथ्वीराज रासो की रचना की हुई है। तो चलिए, इतने जवाब आपको पता चलिए। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से
कौन सी पुस्तक केशव दास द्वारा नहीं लिखी गई है? तो ये सीधा सा जवाब है रामचंद्रिका, कविप्रिया और राम रसायन। तो ये पुस्तक तो किसके द्वारा लिखी गई हैं? केशव दास द्वारा लिखी गई हैं। मुझे ये पता नहीं जो है, ये जो है रत्न बावनी जो है, राम रसायन, रतन बावनी, रामचंद्रिका, राम रसायन की रचना नहीं की हुई है। रतन बावनी भी जो इन्हीं की पुस्तक है, समानतः किताबों में मिलती नहीं है ये वाली पुस्तक है। और ये पुस्तक जो है ये वाली राम रसायन, ये बिहारी की पुस्तक है। किसकी है? बिहारी। सही बार आपने पढ़ी होगी, बिहारी की पुस्तक है आपकी राम रसायन। केशवदास के बारे में हमेशा आपको ध्यान रखना है, इनकी रचना जो है याद करने के लिए मैंने ट्रिक आपको बताई हुई थी कि जैसे नौसिखा लोग भी है कोई और वह भजन गाना चाहता है, नौसिखा लोग है कोई व्यक्ति भजन गाना चाहता है, तो जो राम रतन रूपी जो नाम होता है उसका अगर जाप करता है, क्या करता है, उसकी जो है जाप करता है, मन में जो माला जपता है उसकी, तो उसका गीत जो है, गीत हो जाता है क्या, बहुत प्रिय हो जाता है। उसका गीत जो है बहुत प्रिय हो जाता है, यूँ कहिएगा कि लोकप्रिय हो जाता है, सबको अच्छा लगता है। तो इनमें जो है इसकी रचनाएं छुपी हुई हैं। नौसिखा से हो जाएगा नखशिख, जो है इनकी एक रचना है, क्या है, नखशिख रचना है। राम से हो जाएगा आपकी रामचंद्रिका, और यहाँ पर एक शब्द और ऐड कीजिएगा जो, हाँ, रामचंद्रिका जो हो जाएगी, राम से हो जाएगी आपकी ये रामचंद्रिका हो जाएगी। और रतन से हो जाएंगी दो रचनाएं, ध्यान रखना है। एक तो हो जाएगी आपकी रतन बावनी, रतन बावनी, और एक हो जाएगी रत्नमाला, क्या, रत्नमाला, रतन बावनी। ठीक है, तो ये दो रचनाएं हो जाएंगी। गीत से हो जाएगी इनकी रचना विज्ञान गीता, विज्ञान गीता। और प्रिय से हो जाएगी एक है कवि प्रिया, कवि प्रिया और रसिक प्रिया। ये दो रचनाएं जो है इनकी हो जाएंगी। तो केशव दास की ध्यान रखना है ये रचनाएं। और क्या ध्यान रखना है, कवि केशव दास जो थे यह ओरछा के मूल निवासी थे, और यह जो है ओरछा के शासक इंद्रजीत बुंदेला के जो है दरबारी कवि थे। साथ ही साथ जहांगीर के भी दरबार में यह रहे हुए हैं। ठीक है, ओरछा को ये जो कवि केशव दास हैं इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, क्योंकि इनकी रचनाएं जो है पहली बार आई हुई थी श्रृंगार रस में, इसलिए इसे कठिन काव्य का प्रेत कह दिया जाता है। और आपसे पूछे केशवदास समारोह मध्य प्रदेश में कहाँ पर किया जाता है, तब आप क्या बताएंगे, ओरछा में जो है केशवदास समारोह होता है। ये बहुत बार प्रश्न आपसे इतने पूछते रहता। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। राम रसायन सही जवाब हो जाएगा। मध्य प्रदेश में मतंगेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो मतंगेश्वर मंदिर आपका ये कहाँ पर स्थित है? खजुराहो में स्थित है, ध्यान रखिएगा। तो आपका सही जवाब जो है डी है। मध्य प्रदेश में खजुराहो में बहुत सारे मंदिर स्थित हैं। कहो कौन कौन से हैं सर बताइएगा। एक जो है आपका खजुराहो में जो है कंदरिया महादेव मंदिर देखने को मिल जाएगा। कौन सा मंदिर? कंदरिया महादेव मंदिर। दूसरा जो है आपको यहाँ पर चित्रगुप्त मंदिर देखने को मिल जाएगा, चित्रगुप्त मंदिर। यहाँ पर जो है आपको एक जगदम्बा मंदिर देखने को मिल जाएगा, जगदम्बा मंदिर। यहाँ पर जो है आपको लक्ष्मण मंदिर देखने को मिल जाएगा, लक्ष्मण मंदिर देखने को मिल जाएगा, लक्ष्मण मंदिर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जो है आपको 64 योगिनी मंदिर देखने को मिल जाएगा, 64 योगिनी मंदिर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जो है आपको पार्श्वनाथ मंदिर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जो है आपको दूल्हा देव मंदिर देखने को मिल जाएगा, दूल्हा देव मंदिर। यहाँ पर जो है आपको घेटाई मंदिर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इतने मंदिर आपको ध्यान कर लेने हैं। अब इसमें जो कंदरिया महादेव मंदिर है ये चंदेल राजा विद्याधर द्वारा बनवाया गया था। चित्रगुप्त मंदिर जो है धंगदेव द्वारा बनवाया गया था। लक्ष्मण मंदिर जो है ये आपका यशोवर्मा द्वारा बनवाया गया था, यशोवर्मा द्वारा बनवाया गया था। और जो मतंगेश्वर मंदिर है यह आपका हर्षवर्मन द्वारा बनवाया गया था, हर्षवर्मन द्वारा जो है बनवाया गया था। जो खजुराहो के मंदिर हैं इनको जो है ये सभी चंदेल शासकों ने बनवाए हुए थे, और 1986 में जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। ये मंदिर जो है खजुराहो के अपनी जो है शैली के लिए जाने जाते हैं। कामुकता प्रधान यहाँ पर सेक्सुअल एक्टिविटी से संबंधित जो है मूर्तियाँ बनाई गई हैं। मंदिर के बाहर जो है यह दृश्य देखने को मिलता है, फोटो के रूप में जो है मंदिर के बाहर दीवारों में यह मूर्तियाँ बनी हुई हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मानव की
सबसे छोटी मांसपेशी है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा कि स्टेपीडियस जो है सबसे छोटी मांसपेशी है। आपसे पूछे सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? सबसे बड़ी कह रहा हूँ। सबसे लंबी मांसपेशी अगर आपसे पूछे कि मानव की सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी है मनुष्य की, तो आप सार्टोरियस बनाएंगे। आपसे प्रश्न पूछे कि मनुष्य की सबसे मजबूत पेशी कौन सी है और जो सबसे बड़ी पेशी है वो कौन सी है। फिर आपसे पूछे मध्य मानव में जो है कुल पेशियाँ कितनी होती हैं। फिर आपसे अगर प्रश्न पूछे कि पेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो ऐसे कुछ प्रश्न आपको ध्यान रखना है। सबसे मजबूत पेशी जो है आपकी मेसेटर हो जाएगी। मेसेटर सबसे मजबूत पेशी हो जाएगी। और जो सबसे बड़ी पेशी होती है उसको भी ध्यान रखना है आपको कि सबसे बड़ी पेशी कौन से नंबर में भाई पहुंच गए। अगर आपसे पूछता सबसे बड़ी पेशी कौन सी होता है तो आप ध्यान रखेंगे ग्लूटियस जो है सबसे बड़ी पेशी होती है। ग्लूटियस। कुल पेशियाँ जो है मानव में 639 होती हैं और इनमें प्रोटीन जो है एक्टिन नाम का प्रोटीन, एक्टिन और मायोसिन नाम का प्रोटीन जो है इनमें पाया जाता है। एक्टिन और मायोसिन नाम का प्रोटीन जो है पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है हमारे पास 65 नंबर का। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में मनसुखा लोक नाट्य प्रचलित है? तो देखिएगा, जब मध्य प्रदेश में आपसे पूछे मनसुखा लोक नाट्य कहाँ पर देखने को मिलता है, तब आप क्या बताएंगे? बघेलखंड में यह देखने को मिलता है। ना सिर्फ मनसुखा, यहाँ पर जो है आपको जिंदवा लोक नाट्य भी देखने को मिल जाएगा। क्या? जिंदवा भी देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपको छाहोर लोक नाट्य भी देखने को मिल जाएगा। छाहोर जिंदवा मनसुखा ये कहाँ के हैं? आपके बघेलखंड के हैं। पश्चिमी निमाड़ यानी कि निमाड़ क्षेत्र में अगर बात की जाए, निमाड़ क्षेत्र में कौन कौन से देखने को मिलते हैं, तो निमाड़ क्षेत्र में आपको गम्मत लोक नाट्य देखने को मिल जाएगा और मालवा में जो है आपको माछ देखने को मिल जाएगा। और इसकी शुरुआत जो है उज्जैन से होती है। ये मध्य प्रदेश का क्या है? राजकीय लोक नाट्य भी है। क्या है? मध्य प्रदेश का राजकीय लोक नाट्य है। बुंदेलखंड की अगर बात करेंगे तो आपको बुंदेलखंड की भी पता होना चाहिए था। स्वांग जो है, स्वांग और रामलीला ये कहाँ के हैं? बुंदेलखंड के हैं आपके। स्वांग हो जाएगा, रामलीला हो जाएगा, ये रासलीला भी इसी को देते हैं, रामलीला हो जाएगा। और आपका जो है बुंदेलखंड में स्वांग हो जाएगा। एक लकड़बग्घा भी जो है यहाँ पर, नौटंकी जो है आपने देखी होगी शुद्ध भाषा में, नौटंकी ये भी जो है लोक नाट्य है। लकड़बग्घा भी जो आपका बुंदेलखंड का लोक नाट्य है, लकड़बग्घा। ठीक है, लकड़बग्घा, स्वांग, रामलीला, नौटंकी ये कहाँ के? बुंदेलखंड के हैं। बाकी ये चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 65 हो गया। 66 नंबर का है। सत्कारवाद किस दर्शन का मुख्य आधार है? तो हमने पढ़ा था कि जो भारत में कितने हैं, प्री के सिलेबस में स्पष्ट रूप से लिखा गया है षड दर्शन। क्या लिखा गया है? षड दर्शन। और षड दर्शन कौन कौन से हैं? तो आप कहेंगे सर सबसे प्राचीनतम दर्शन जो है सांख्य दर्शन है, फिर है आपका न्याय दर्शन है, फिर जो है आपका योग दर्शन है। सांख्य या न्याय, योग, वैशेषिक और मीमांसा। बाद में मीमांसा ही दो भागों में बांट दिया गया था, उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा। तो ये हो जाएगा पूर्व यानी कि पहले का मीमांसा, मीमांसा का मतलब होता है खोज, और उत्तर मतलब बाद का। ठीक है, तो ये हो जाएंगे। तो इनके संस्थापक कई बार पूछ लेता है। खैर अपने मूल प्रश्न पर चर्चा करते हैं। तो सत्कारवाद जो है किसका है? ये सांख्य दर्शन का जो है मूल सिद्धांत है सत्कारवाद। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। सत्कारवाद का मतलब क्या है थोड़ा सा समझिएगा। इस शब्द का जब हम मतलब समझते हैं किसका? सत्कारवाद का, तो देखिएगा इसका मैं बहुत शॉर्ट भाषा में लिखूंगा। इसका मतलब होता है कार्य कारण में विद्यमान होता है। कार्य जो है कार्य कारण में पाया जाता है, कार्य कारण में विद्यमान है, यही क्या कहलाता है? आपका सत्कारवाद कहलाता है। बहुत सटीक भाषा बोल दी। चलिए थोड़ा समझ लेते हैं उदाहरण के माध्यम से। कार्य का मतलब होता है जो मतलब कार्य जो है, क्या मैंने कहा हुआ है? कार्य कारण में विद्यमान होता है। तो कार्य का मतलब होता है परिणाम, और कारण का मतलब होता है मूल पदार्थ। यानी कि जो भी आगे होता है हमारे जीवन में
वह हम जिन चीज़ों से शुरुआत करते हैं उसी में विद्यमान होता है। नहीं समझ में आया? चलिए कोई बात नहीं। कुम्हार जो होता है वो क्या करता है, मिट्टी से जो क्या करता है, घड़े का निर्माण करता है। तो घड़ा क्या हो गया, परिणाम हो गया। क्या हो गया, घड़ा जो है क्या हो गया, परिणाम हो गया। मिट्टी क्या हो गया, आपका कारण हो गया। तो यानी कि घड़ा जो बना हुआ है, क्या उसने जो कुम्हार ने है घड़ा बनाया, क्या कुछ चीज़ें अलग से कहीं से मिलाई उसने, उसी मिट्टी को जो है चिकना करके पानी लगा करके मतलब उसको क्या किया, तैयार किया। तो इसी प्रकार से जो हमारा परिणाम आता है वह हमारे मेहनत पर, जिस प्रकार से मेहनत से व्यक्ति जो है कुम्हार घड़ा चमका देता है, उसी प्रकार से मेहनत से अपने परिणाम को जो है चमकाया जा सकता है। इसका जो अब थोड़ी सी ये तो हो गया समझाने का मेरा तरीका। इसका मूल उद्देश्य क्या था, सांख्य दर्शन ध्यान रखिएगा भारत का सबसे प्राचीनतम दर्शन है। महर्षि कपिल मुनि ने जो है इसकी रचना की हुई थी। और इस दर्शन में वो बताते हैं कि जो संसार का निर्माण हुआ है, क्या हुआ है, संसार का जो निर्माण हुआ है वो मूलतः दो तत्वों से मिलकर के हुआ है। किनसे हुआ है, एक तत्व है प्रकृति और एक तत्व है पुरुष। एक तत्व है प्रकृति, एक तत्व है पुरुष। ध्यान रखिएगा कई बार प्रश्न आ जाता है कि सांख्य दर्शन किस प्रकार का दर्शन है। ध्यान रखना द्वैतवादी दर्शन है, क्योंकि ये मूलतः दो तत्व जो मानता है संसार में, इसके पहले कुछ भी नहीं था। प्रकृति और पुरुष के संयोग से जो क्या हुआ, जीव का निर्माण हुआ। और इसमें जो है ईश्वर का कोई योगदान नहीं है। क्या, ईश्वर का कोई योगदान नहीं संसार के निर्माण में, ऐसा सांख्य दर्शन में महर्षि कपिल मुनि ने सिद्ध किया है। तो इस संसार के सृजन के संदर्भ में सत्कारवाद का सिद्धांत है कि जो जीवन आज मनुष्य जी रहा है, यानी कि जो जन्म हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं प्रकृति में पहले से विद्यमान है। बस उसको जो है क्या जिस प्रकार से कुम्हार घड़ा बनाता है, उसी प्रकार से जो है जीवन भी क्या होता है, सृजन होता है, निर्माण होता है। जीवन पहले से है, उसमें विधाता ने नहीं बनाया हुआ है। ये सिद्धांत जो है सांख्य दर्शन का सत्कारवाद सिद्धांत है। उम्मीद है मैं समझाने में जो है सक्षम हुआ होगा। और आपका मेंस में जो है पूरा का पूरा षड दर्शन है। यकीन मानिए अगर मौका मिला तो आपको जो है चीज़ें ये स्पष्टता के साथ में बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। तो क्या चीज़ें समझ में आई, उम्मीद है समझ में आया होगा। सांख्य दर्शन द्वैतवादी दर्शन है। प्रकृति और पुरुष, ये आप वो मत समझना कि जो एक्स एक्स होता है और एक्स वाई गुणसूत्र मिलते हैं, ये वो वाला प्रकृति और पुरुष नहीं है। ये प्रकृति एक पदार्थ है और जो प्रकृति, ध्यान रखिएगा ये क्या है, थोड़ा सा और समझ लीजिए वरना कुछ मतलब और समझेंगे आप। ये निर्जीव पदार्थ है, प्रकृति निर्जीव पदार्थ है। और पुरुष जो है ये चैतन्य तत्व है, चैतन्य तत्व है, यानी कि आत्मा तत्व है। इसमें जीवन है। जब इनका दोनों का संयोग होता है तभी जीवन का अगला सृजन होता है। बाद में हालांकि योग दर्शन आया तो उसने ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार किया, क्योंकि बिना ध्यान जो है ईश्वर के लिए उसने स्वीकार किया हुआ है। सांख्य दर्शन सही है। अगला प्रश्न है, किस आश्रम में रहते हुए मनुष्य को पंच महायज्ञ का अनुष्ठान करना पड़ता था। तो हमने देखा था कि एक हमारा कौन सा है, एक उपनिषद है जिसका नाम है जवाली उपनिषद। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है किस उपनिषद में जो है चारों आश्रम की जानकारी मिलती है। तो जवाली उपनिषद में जो है 4 आश्रम की विस्तृत जानकारी दी गई है। उसके अनुसार पर ये 4 आश्रम कौन है, सबसे पहला ब्रह्मचर्य आश्रम होता है, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा जो है संन्यास आश्रम होता है। ब्रह्मचर्य आश्रम जो होता है ये प्रथम आश्रम है और ये 0 से लगाकर के 25 वर्ष तक जो है माना जाता है। इसमें जो है शिक्षा और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया जाता है। गृहस्थ आश्रम जो है 25 वर्ष से लगाकर 50 वर्ष तक की आयु का है। वानप्रस्थ आश्रम जो है 50 से लगाकर के ये 75 वर्ष तक की आयु का है। और 75 से लगाकर 100 वर्ष तक की आयु का है। आश्रम व्यवस्था क्या है, इसका क्या उद्देश्य होता था, ये परिभाषा बताना, यहाँ कोई मंतव्य नहीं है। मेंस के स्तर पर जब हम बात करेंगे तो मैं आश्रम की बेहतर परिभाषा बताऊंगा जो आप कोडिंग शब्दों में लिख सकते हैं। कोई नहीं काटेगा नंबर, याद रखिएगा। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में शिक्षा प्राप्त करना क्या होता था, मुख्य उद्देश्य जो है ब्रह्मचर्य आश्रम में शिक्षा ग्रहण करना होता था। गृहस्थ आश्रम में ध्यान रखना व्यक्ति के जो है सबसे महत्वपूर्ण आश्रम माना गया है, क्योंकि इसका जो उद्देश्य होता था, हमने पुरुषार्थ पढ़े हुए थे, मेंस में पढ़े हुए थे। अगर नहीं पढ़े हैं तो 4 पुरुषार्थ होते हैं। मानव जीवन के जो सर्वोच्च लक्ष्य हैं उन्हें पुरुषार्थ कहा जाता है। तो इसमें 2 पुरुषार्थ हैं, एक है अर्थ है। 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो अर्थ और काम पुरुषार्थों की पूर्ति कहाँ पर होती है, इसी दौरान होती है
इसी दौरान जो है वैवाहिक विवाह संस्कार होता है। इसी दौरान जो है व्यक्ति को 3 ऋणों से मुक्त होना होता है, 3 ऋणों से मुक्त होना होता है। इसी दौरान व्यक्ति को जो है पंच महायज्ञ करवाने होते हैं, पंच महायज्ञ। तो ये चीज़ें जो है सब गृहस्थ आश्रम में होती हैं। अब अर्थ और काम ये क्या हैं, दो जो सर्वोच्च पुरुषार्थ है उनकी पूर्ति करता है। अर्थ जो है व्यक्ति विवाह के बाद ही जो है पैसे कमाता है, सुख सुविधाओं का भोग करता है। काम मतलब कि जो वैवाहिक जीवन के निर्वहन किया जाता है वो क्या होता है, मतलब इसमें जो है पत्नी के साथ में वैवाहिक जीवन का जो है सुखपूर्वक जो है भोग किया जाता है। विवाह भी इसी में होता है। विवाह जो है हमारा 16वें नंबर का संस्कार है, ध्यान रखिएगा, 15वें नंबर का संस्कार है विवाह, और 16वां जो है मृत्यु संस्कार है। तो जो मरने के बाद व्यक्ति को जलाया जाता है वो 16वें नंबर का संस्कार है, यानी कि विवाह के बाद सीधी डेथ होती है, जीवनांत हो जाता है। त्रिऋणों में इसमें जो है आपके 3 ऋण होते हैं। एक जो होता है पितृ ऋण, यानी कि विवाह के बाद एक संतान उत्पन्न करना, ये पिता के ऊपर जो है एक ऋण होता है। और देव ऋण होता है एक, देव ऋण जो शिक्षा जो है उन्हें गुरुओं से मिली हुई थी ब्रह्मचर्य आश्रम में, उसका जो है वो ऋण तभी उतरता है जब वो शिक्षा दूसरों को दान करता है या फिर उसमें सहयोग करता है दान में। और पितृदेव एक ऋषि ऋण होता है। तो ऋषि मुनियों का जो है बहुत सारा, जब वो गुरुकुल में रहता है तो उनका बहुत सारा ऋणी हो जाता है। तो वेद ग्रंथों का अध्ययन करके इस ऋण को जो है उतारा जा सकता है। पंच महायज्ञ जो होते हैं, एक होता है भूत यज्ञ, भूत यज्ञ, एक होता है पितृयज्ञ, और एक होता है नृयज्ञ, नृयज्ञ, एक होता है देवयज्ञ, और एक होता है आपका भूत पितृ नृयज्ञ देवयज्ञ, और एक होता है ब्रह्म यज्ञ। ठीक है, तो ये जो है 5 यज्ञ होते हैं। भूत यज्ञ ध्यान रखिएगा, भूत परीत वाला भूत नहीं है ये। भूत जो है पंच महाभूत जो होते हैं, क्षेत्रजल पावक गगन समीरा, वायु जल अग्नि आकाश पाताल, उनसे संबंधित है आपका भूत यज्ञ। ठीक है, तो उनके लिए किया जाता है, भूत परीत वाला भूत नहीं है। देव यज्ञ जो है यह जो है देवताओं के लिए किया जाता है। पितृ यज्ञ जो है तो जो हमारे पूर्वज हैं उनके लिए यज्ञ किया जाता है पितर देवता के रूप में। नृयज्ञ, ये नृयज्ञ जो मतलब ध्यान रखिएगा, इसे अतिथि यज्ञ भी कहा गया है। जैसे कोई अतिथि देवो भव की हमारी संस्कृति है तो उनके लिए यज्ञ किया जाता था। ब्रह्म यज्ञ जो है ब्रह्म को संसार का सृजन करता माना गया तो उसके लिए यज्ञ किया जाता है। ये पंच महायज्ञ, तो मैं ये चीज़ों को समझाया, आई होप आपका सही जवाब हो जाएगा, गृहस्थ आश्रम हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 68 नंबर का प्रश्न है, तमिलनाडु में वैष्णव धर्म का प्रचार अलवार संतों द्वारा किया गया था। अलवार संतों में एकमात्र महिला साध्वी कौन थी? तो ध्यान रखिएगा, जब हम बात करते हैं किसकी, भक्ति आंदोलन की बात करते हैं, किसकी, भक्ति आंदोलन की बात करते हैं। ये भक्ति आंदोलन मध्यकाल के नहीं है, प्राचीन काल के भक्ति आंदोलन है। तो ये दक्षिण भारत में इनका क्या हुआ था, उदय हुआ था दक्षिण भारत में, और वो भी कौन से क्षेत्र में, तमिलनाडु वाले क्षेत्र में हुआ था। और यहाँ पर जो भगवान शिव के जो भक्त थे एक वो थे, और एक कैटेगरी जो भगवान विष्णु के भक्त थे एक वो थे। तो जो विष्णु के भक्त थे उन्हें क्या कहा गया था, अलवार कहा गया था। क्या कहा गया था, अलवार। और जो शिव के भक्त थे उन्हें क्या कहा गया था, नयनार कहा गया था। और नयनारों की संख्या जो है 63 थी, अलवारों की संख्या कितनी थी, 12 थी। आपसे प्रश्न पूछा गया है इन 12 संतों में से महिला जो है एक अंडाल नाम की महिला थी, वो एकमात्र जो है 12 संतों में महिला थी। तो अंडाल जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए एक प्रश्न बताइएगा, अगर आपको पता है, पद्मावती, पद्मावती प्लस सुरसुरी, सुरी 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 ये किसकी जो है शिष्या थी? तो जो चलिए बताइएगा आप ढूंढ करके, बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिए, भी पूछने जाने की संभावना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं 69 नंबर का, कि वर्ष 21-22 में इनमें से कौन सा राज्य क्षेत्रफल में दूसरे और दालों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? तो भाई मध्य प्रदेश का जो है क्षेत्रफल में दूसरा स्थान है राजस्थान के बाद, और दालों के उत्पादन में प्रथम है, तो वो मध्य प्रदेश की बात की जा रही है। सरल सा क्वेश्चन है। राजस्थान का जो है सरसों के उत्पादन में जो है प्रथम स्थान है,
और क्षेत्रफल में भी क्या है इसका प्रथम स्थान है, ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र जो है क्षेत्रफल में ये तीसरे नंबर पर आता है, तीसरा स्थान है, और जनसंख्या के मामले में इसका क्या है दूसरा स्थान है महाराष्ट्र का जनसंख्या के मामले में। गुजरात जो है ये कपास के जो है सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है, कपास हो चाहे मूंगफली हो। और ये मेरा डाटा जो है 2023 का है, गलती मत दीजिएगा अगर 25 में बदल गया हो। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रत्येक वेद के लिए जो है अलग ब्राह्मण ग्रंथ है, तो सबसे पहले ये समझिएगा ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथ जो है एक प्रकार के शुद्ध सरल भाषा में जो है लिखे गए टिप्पणी के रूप में ग्रंथ हैं। तो जो टिप्पणियाँ होती थी वही क्या है ब्राह्मण ग्रंथ है। हर वेद के जो है ब्राह्मण ग्रंथ होते थे। और आप जानते हैं हमारे 4 वेद हैं, कौन कौन से हैं, तो आप बताएंगे ऋग्वेद है, एक जो है आपका सामवेद है, और एक आपका यजुर्वेद है। कौन सा वेद, यजुर्वेद, और एक कौन सा है अथर्ववेद है। और इन सभी के जो क्या हैं आपके ब्राह्मण ग्रंथ हैं, तो इनको याद कर लेना है। ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है ऐत्रेय और कौशितकी। ऐत्रेय और कौशितकी ये क्या हैं 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। सामवेद जो है इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं आपके पंचविश और तांडय। ये जो है किसके हैं सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। यजुर्वेद के जो है एक आपका शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, शतपथ, और तैत्तिरीय ये किसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं यजुर्वेद के हैं। और अथर्ववेद का ध्यान रखिएगा गोपथ है। तो कहता है यजुर्वेद से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है, तो आप क्या बताएंगे तैत्तिरीय और शतपथ जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। और अगला प्रश्न है बार बार रिवीजन करने से ही आपका जो है अंतिम रूप से नहीं याद होगा। तो किसी भी प्रकार के किसी के बहकावे मत आइएगा भाई, ईमानदारी से पढ़िएगा और यकीन मानिएगा भाई सिलेक्शन ज़रूर होगा। अगर आप जो है डेली क्लास ले रहे हैं तो मैं इतना कंटेंट करवा चुका हूँ कि बहुत सारे प्रश्न आपको सीधे सीधे देखने को मिल जाएंगे। और भी जितनी भी कमी है ना तो परीक्षा तक सभी कमी पूरी हो जाएंगी। अभी शॉर्ट में कंटेंट करवा दूंगा, तो थोड़ा सा पेपर तो आने दीजिएगा भाई, धूम मचा देंगे, याद रखिएगा। बस जुड़े पर रहिएगा, रेगुलर लीजिएगा, गारंटी है परीक्षा के बाद में जो है हम ज़रूर याद आएंगे आपको। कि ये हुस्न तू इल्तिजा कर, मैंने वक्त निकाला है तेरे लिए, और ये मुसाफिर तू जाएगा कहाँ, मैंने समय निकाला है तेरे लिए। चलिए 71 नंबर का हमारे पास में प्रश्न है। 75 प्रश्न टोटल सॉल्व करेंगे। किधर गए, चलिए 71 नंबर का प्रश्न है हमारे पास, ध्यान से देखिएगा। और कहीं भी जो कमी हुआ करे तो भाई जो है ज़रूर कमेंट में बताया करो, क्योंकि पूछना आपका अधिकार है। और जो जिनको भी थोड़ी मोड़ी शर्म लगती है ना पूछने में, तो यकीन मानो अगर आप अपनी कमी नहीं दूरी कर सकते हैं तो आप बेहतर नहीं हो सकते। आपको ये बताना ही पड़ेगा मुझसे ये नहीं बनता है। तो अपनी सब जो है भूल करके ऐसा मत कहिए कि भाई मैं ये छोटा शब्द पूछ रहा हूँ तो इसका क्या मतलब होगा। आपके लिए ग्रुप की चैटिंग जो है खुला है, इसीलिए खुला है। आपके लिए जो है पर्सनल नंबर दे रखा है अपना, टेलीग्राम में मेरा पर्सनल नंबर है, वहाँ भी जो आप जो है मैसेज भेज सकते हैं। कमेंट बॉक्स से यूट्यूब का खुला है तो आप कहीं भी भेजिएगा। लेकिन बाद में अगर समझ में नहीं आया तो फिर क्या होगा, चीज़ें जो है बताने वाले बहुत कम लोग होते हैं। और आपके पास में ऐसा अवसर है कि हर चीज़ मैं जो बता सकता हूँ एक हर प्रकार से बता सकता हूँ। मेरे पास में ये अवसर नहीं था, मुझे वो स्थिति पता है। मैंने तो एक बार भाई, मुझे MPPSC का पूरा नाम नहीं पता था, आपको जानकर ये हैरानी होगी। मुझे MPPSC का पूरा नाम नहीं पता था, उस टाइम पर मेरे पास मोबाइल भी नहीं था। तो फिर एक बार मैंने जो है मेरे पास से 100 नंबर जो निकला हुआ था गाड़ी, मैंने उसको रुका दिया और उससे पूछा कि ये सिस्टम ये कैसा होता है। तो उसने बताया, मतलब कि यार गजब आदमी हो तुम। उसने हालांकि समझदार लोग भी थे, उन्होंने बताया कि इस बहुत अच्छा है, सो सब कुछ बताया उसने लिख करके हमें। तो बहुत, चलिए संविधान सभा की पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई थी। क्या हुई थी, संविधान सभा की। ये संविधान सभा के बारे में जो है आपसे प्रश्न पूछा गया है और कहता है कि 2 कथन दिए गए हैं। तो ये पूरी तरीके से सही बात है कि 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और जवाहरलाल नेहरू को इसमें आमंत्रित नहीं किया गया था। ये बात जो है गलत है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू भी उस सभा में मौजूद थे। तो इसमें जो है एक कथन सही है, दूसरा गलत है। तो एक कथन
जो एक कथन एक सही है लेकिन कथन दूसरा गलत है। अपेक्षा है बहुत ध्यान से जो है ऐसे प्रश्नों को पढ़िएगा। थोड़ी सी भी जो है दिमाग जब पेपर में जो आएगा ना, तो थोड़ा सा भी दिमाग अगर माइंड से दूसरी जगह चले जाओगे ना, मतलब एब्सेंट माइंड हो जाएगा, गलती कर दोगे। और अगर एक बार OMR शीट भरने में गलती कर दी ना, तो फिर जो है वो नंबर चला जाएगा आपका। ध्यान रखिएगा, एक नंबर से सिलेक्शन रुकेगा ना तो बहुत बुरा लगेगा। आप मेहनत कर रहे हो, अच्छे से करिएगा। तो जब यहाँ भी टेस्ट लगाते हो ना, तो कितना भी प्रश्न बनता हो एक बार उसे पढ़ना जरूर, और पढ़ कर के जो बात आपको याद है उसे अपने चित्त से मिलाने का प्रयास करना, यानी कि मेंटेलिटी से मिलाने का प्रयास करना। अब देखिएगा, प्रथम बैठक के बारे में जब आपसे प्रश्न पूछा जाए तो कुछ बातें ध्यान रखना है। संविधान सभा की प्रथम बैठक के बारे में तो क्या क्या ध्यान रखोगे? बहुत बार जो है चीज़ें हम कर चुके हैं, फिर से कर रहे हैं, क्योंकि संविधान सभा से प्रश्न आता ही आता है। एक आपसे समय पूछा जाए कब हुई थी, आपसे पूछा जाए स्थान कहाँ पर हुई थी, आपसे पूछा जाए इसका अध्यक्ष कौन था, हालांकि अस्थायी तौर पर था। फिर आपसे पूछा जाए इसका उपाध्यक्ष कौन बनाया गया था, उपाध्यक्ष ये भी अस्थायी थे। फिर आपसे पूछा जाए कितने सदस्यों ने भाग लिया था, इसमें कितने सदस्यों ने भाग लिया था। और फिर आपसे पूछा जाए कितनी महिला सदस्यों ने इसमें भाग लिया था। ये सभी प्रश्न आपको ध्यान रखना है। तो यह जो है आपकी 9 दिसंबर के दिन हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को ये बैठक हुई थी। स्थान जो है ये दिल्ली का स्थान था, सभी बैठकें दिल्ली में ही होती थी। अध्यक्ष जो है इसके SN सिन्हा जो है इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। उपाध्यक्ष जो है इसके फ्रैंक जे एंथोनी थे। फ्रैंक जे एंथोनी ये एंग्लो इंडियन थे, जबलपुर से जो है सीट मिली हुई थी इन्हें। इसमें जो है 207 लोगों ने जो है संविधान सभा की प्रथम बैठक में भाग लिया था। कुल 10 महिलाएं जो है इसमें क्या हैं, शामिल थीं। तो देखेंगे तो संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, तो आप कहेंगे सच्चे हैं 389 सदस्य थे। इन 389 सदस्यों में 73 सदस्य जो मुस्लिम लीग वाले यहाँ पर नहीं आए हुए थे, और 93 सदस्य देसी रियासतों वाले भी नहीं आए हुए थे। तो इस समय पर जो ब्रिटेन में जो विरोधी दल का नेता रहता है, जिसका नाम है विंस्टन चर्चिल, विंस्टन चर्चिल नाम का जो है एक अंग्रेज रहता है, वो क्या कहता है, इम्पोर्टेंट ये स्टेटमेंट है, पूछा जा सकता है। वो कहता है संविधान सभा एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। तो मुस्लिम लीग जो था उसकी दुल्हन मतलब कहा हुआ था, पता नहीं किसको कहा हुआ था। तो ये स्टेटमेंट जब सभी लोग एक नहीं हो रहे थे तब जो है उस टाइम पर स्टेटमेंट दिया गया था विंस्टन चर्चिल का कि संविधान सभा वह विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो इसका सही जवाब हो गया संविधान सभा का 72 नंबर का प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में वर्ष 2024 में तेल रिफाइनरी की संख्या कितनी है। तो आप क्या बताएंगे? मध्य प्रदेश में जो है एक ही तेल रिफाइनरी है और उसका नाम है क्या, बीना तेल रिफाइनरी। क्या नाम है? बीना तेल रिफाइनरी जो है मध्य प्रदेश में एकमात्र तेल रिफाइनरी है। फिर आपसे पूछे कि सर अगर ये है तो ये कहाँ पर स्थित है, तो आप क्या बताएंगे? ये सागर जिले में स्थित है। फिर आप बताएंगे किस देश के सहयोग से बनी हुई है, तो ये ओमान देश के सहयोग से बनाई गई है। फिर आप बताएंगे ये कब बनाई गई थी, तब बताएंगे 2011 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर आप बताएंगे इसका उद्घाटन किसने किया हुआ था, तो मनमोहन सिंह ने जो है इसका उद्घाटन किया हुआ था। ये सभी बातें ध्यान रखना है। प्रश्न 3-4 बार जहाँ से याद आता है ना, तो उसे बहुत अच्छे से करना पड़ता है, क्योंकि पता नहीं कौन सी बात पूछ ले। ये चारों बातें ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 73 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के संदर्भ में आधारभूत ढांचा का सिद्धांत प्रतिपादन सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस मामले में किया गया था। तो आधारभूत ढांचे का सिद्धांत जो है ये आपका जो है केशवानंद भारती के मामले में किया गया था। 1973 का ये केस है। केशवानंद जो है एक मठाधीश थे केरल के। इनकी ज़मीन जो है जब छीन ली जाती है तो ये सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ते हैं और कहते हैं कि भाई ये संविधान ही गलत है। जब किसी को अधिकार ही नहीं है, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार है, तो फिर कैसे तुम ये छीन सकते हो किसी भी व्यक्ति की ज़मीन? संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार छीनने किसी का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो फिर इन्हीं के नाम से जो है बहुत केस, इसी केस में जो है एक आधारभूत ढांचे का सिद्धांत निकल करके आया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान में सब कुछ बदला जा सकता है, परंतु जिस प्रकार से संसद का कार्य जो है क्या करना है, संसद का काम जो है विधि बनाना है, ना कि संविधान की दोबारा रचना करना। तो संविधान दोबारा नहीं बदल सकती।
यानी कि संविधान की जो मौलिक बातें हैं वो दोबारा नहीं बदला जा सकता। इन मौलिक बातों में बहुत सारे प्रावधान हैं, जैसे कि मूल अधिकार को फंडामेंटल में रखा गया है, राष्ट्रपति के चुनाव को जो है फंडामेंटल में रखा गया है, जो केंद्र राज्य संबंध है उनको फंडामेंटल में रखा गया है, जो संघीय शासन प्रणाली है उसमें रखा, ऐसे कई सारे प्रावधान हैं और सुप्रीम कोर्ट बताता रहता है कि कौन से प्रावधान समय समय पर। गोलकनाथवाद 1967 का है और ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाएगा कि गोलकनाथ का जो फैसला था ये किस सुप्रीम कोर्ट ने किस न्यायाधीश ने किया था, क्योंकि यह न्यायाधीश जो थे मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने किया हुआ था। चंपाकम दुराईराजन बनाम मद्रास राज्य 1951 का मामला है और मैंने बताया था मेडिकल में जो आरक्षण वाला मुद्दा था वो बताया था। शंकरी प्रसाद बनाम ये भी 1951 का ही मामला है। तो चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा 1973 का। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रावधानों को संविधान में कमेटी की प्रकाशित अनुशंसाओं के आधार पर। तो चलिए इस प्रश्न को शुद्ध भाषा में समझिएगा। देखिए बात है 1944 की बात है, 1944 की बात है और इसमें एक गैर दल के रूप में, चूँकि जब 1944 में विश्व युद्ध चल रहा था, विश्व युद्ध समाप्त हो गया था, तो पूरी तरह से पता था कि भाई आज़ादी तो मिल ही जाएगी, तो भारत के सभी राजनीतिक दल क्या कर रहे थे, संविधान निर्माण की दिशा में प्रयास कर रहे थे। तो गैर दल के रूप में तेज बहादुर सप्रू जो हैं ये बहुत बड़े वकील थे, ध्यान रखिएगा, बहुत बड़े वकील थे तेज बहादुर सप्रू साहब। तो इन्होंने जो क्या किया कि इन्होंने जो है संविधान का जो है प्रस्ताव तैयार किया। क्या किया? संविधान का प्रस्ताव तैयार किया और उस प्रस्ताव में जो है बहुत सारे प्रावधान थे और उसी में जो है ये प्रावधान था कि जो क्या होते हैं हाई कोर्ट होता है और सुप्रीम कोर्ट होता है, उसकी नियुक्ति जो है पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए। उसकी जो है क्या क्या व्यवस्था है, ये प्रावधान जो है अमेरिका के संविधान से लिए गए थे, इनको जो है इन्होंने प्रस्तुत किया था और इसी रिपोर्ट को जो है संविधान सभा द्वारा जो है न्यायाधीशों के प्रावधान के संदर्भ में जोड़ दिया गया। तो कौन सी समिति थी? सर सप्रू समिति थी, यानी तेज बहादुर सप्रू समिति। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और हमारे पास आज का लास्ट प्रश्न है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में संपत्ति के अधिकार को निम्नलिखित में से किस रूप में स्वीकार किया गया है? तो संपत्ति का अधिकार पहले यह एक मौलिक अधिकार हुआ करता था। संपत्ति का अधिकार जो है क्या होता था? मौलिक अधिकार होता था। क्या संपत्ति के अधिकार का वास्तविक मतलब समझते हैं अभी? पता नहीं भाई, पास में होता तो पता चलता, लाइव भी नहीं है। तो ये पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था। संपत्ति के अधिकार का मतलब है कि अगर मेरे पास में एक राज्य की पूरी ज़मीन भी नाम है ना, तो मेरी होगी, सरकार को छीनने का अधिकार नहीं है। और सरकार जो है समानता सिद्धांत लोकतंत्र के आधार पर कार्य कर रही थी, तो ये ज़रूरी था कि भाई ये संपत्ति का मौलिक अधिकार ख़त्म किया जाए। इंदिरा गांधी ने बहुत प्रयास किया, अंततः जो है मोरारजी देसाई के समय पर, ध्यान रखिएगा, 44वां संविधान संशोधन किया गया। कौन सा संविधान संशोधन? 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में किया गया था और दैट इज़ ए प्रेजेंट टाइम में जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे उनका नाम क्या था आपका? मोरारजी देसाई साहब जो उनका नाम था। तो मोरारजी देसाई जो है इस टाइम पर भारत के क्या थे? ये प्रधानमंत्री थे और ये संविधान संशोधन करते हैं और 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो संपत्ति का अधिकार था उसे क्या कर दिया जाता है? मौलिक अधिकार की श्रेणी से ख़त्म कर दिया जाता है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 300 का में से डाल दिया जाता है और यहाँ पर जो है ये कानूनी अधिकार के रूप में से मान्यता दी जाती है। इसका मतलब ये होता है कि यह संविधान में उल्लिखित है यानी कानूनी अधिकार है, लेकिन मौलिक अधिकार नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? कानूनी अधिकार हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, जो आज के 25 प्रश्न थे कंप्लीट किए। आज रिवीजन आपका नहीं हो पाएगा क्योंकि हमने PDF बनाया ही नहीं है, तो ये जो है आपके सामने सॉल्व किया, इसी का टेस्ट होगा। बाकी जो है 8 नंबर की टेस्ट सीरीज़ है, अगर आप चाहें तो रिवीजन कर सकते। सॉरी 8 की नहीं, जो 9 नंबर की टेस्ट सीरीज़ है उससे जो है आपके क्वेश्चन 25 क्वेश्चन लिए जाएंगे और जो है आपका टेस्ट 50 क्वेश्चन का तैयार करेंगे और ये आपका 9:10 में टेस्ट होगा। अगर आप चाहें तो इसमें जो है सहभागिता ले सकते हैं, लिंक जो है इसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए थैंक यू, अच्छा लगा हो तो जुड़िएगा, बहुत ही बेहतर प्रयास करेंगे। अभी कल परसों से ही जो है, परसों से शायद जो है हम टॉपिक वाइज शुरुआत कर देंगे। शॉर्ट नोट्स भी आपको मिलेगा, समझाया भी जाएगा और जो है
क्वेश्चन भी जो है यहाँ इधर से टेस्ट करवाया जाएगा। मतलब जिस टॉपिक को हम यहाँ पर शॉर्ट नोट के रूप में कवर करेंगे उसी टॉपिक को जो है आपके सामने टेस्ट के रूप में शाम को जो है क्वेश्चन के रूप में निकल करके आएगा। तो बहुत अच्छा रिवीजन होगा। चूँकि यहाँ पे लगभग जो है मैंने पूरा पेपर हम सॉल्व करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि मतलब जहाँ जहाँ MPPSC जिस आयाम तक पूछ रहा है वहाँ पर हम चर्चा कर चुके हैं। एक बार नहीं, ये 2015 से लगा करके हमने 2025 तक के पेपर सॉल्व कर लिए। यानी कि 1000 क्वेश्चन 10 बार जो है हम ऐसा कर चुके हैं कि हर आयाम तक जो है चर्चा कर चुके हैं। तो सब कुछ आपको पता है, यकीन मानिए। बस चीज़ें जो है कॉन्सेप्ट से नहीं पता है आपको, जड़ों से, लेकिन वो चीज़ें पता हैं जो परीक्षा की दृष्टि से आई जाती हैं। बाकी हम समय समय पर हर बात का जो है गाइड करते रहें, क्या करना है क्या नहीं करना। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नाइट में।